जब भारत में उस टाइम तक 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है और जब 2000 के नोट आते हैं, अचानक से भारत में नोट ही नोट हो जाते हैं और बैंक में भी नोट बदले जाते हैं। 2000 का नोट मिल रहा है और बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में भी 2000 के नोट बदले गए थे। आपके यहां भी बदले गए थे क्या? किस किस को मालूम है कि बीजेपी कार्यालय से बदले गए थे नोट? है किसी को मालूम? आपने देखा था, यानी आप प्रैक्टिकली आप उसके गवाह हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये हुआ था, हर बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से नोट बदले गए थे। यानी एक लॉट गया था बैंक के पास, डबल नोट छपे, और एक लॉट गया बीजेपी कार्यालय के पास। ये बीजेपी के कार्यालय तभी बनने शुरू हुए और तभी बनने की स्पीड बढ़ी थी। और आपको पता चले, मैं आपको बता दूं कि 2016 में तक 1947 से लेकर 2016 तक 53 और 16 69, 70 साल में 16 लाख करोड़ रुपए छापे भारत ने, आरबीआई ने, और आज भारत में 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है। यानी पिछले 7 सालों में 18 लाख करोड़ रुपए छाप चुकी है। समझ गए बात आप? यानी 70 साल में जितनी लूट नहीं हुई, उन्होंने तो कहा था भाई, जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई हम करके दिखाएंगे, कहा था उन्होंने। आप नहीं समझे उसका मतलब। समझ गए? तो जब आप अपनी मर्जी से नोट छाप सकते हैं तो फिर हमारी क्या औकात बची भाई? नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूं। सुनार को रुपए बनाने का अधिकार दे दिया गया, दिया जाता था। सुनार है कोई आप में से? यहां कोई वर्मा जी बैठे हैं? एक बैठे हैं पीछे। आपके बाप दादा आपको बताते होंगे कि जो नोट हैं, मतलब पहले जो करेंसी है, जब लेन देन जो सिक्कों की करेंसी थी, उसमें सुनार को नोट और सिक्के बनाने की मतलब इजाजत थी, लेकिन शर्त एक थी कि वो प्योर होना चाहिए, प्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आवाज लगा के बता दो, ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं वर्मा जी? वर्मा जी बता दो, ठीक कह रहा हूं कि गलत? वर्मा जी सो रहे हैं? मैं कह रहा हूं सुनार के जो पुरखे थे, आपके जो पुरखे थे, उनको सोने और चांदी के सिक्के बनाने की परमिशन थी, लेकिन उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए और उसकी वैल्यू रुपए के बराबर ही चलती थी। ठीक बात, ये मानते हैं। ये एक्चुअली था, कोई भी सुनार जो लोकल गांव में था, वो धन की वैल्यू लगाने के लिए सोने का सिक्का बना देता था। 1 तोला सोना की वैल्यू 10 चांदी के सिक्कों के बराबर होती थी। सोने और चांदी की जो रेशो थी वो यही होती थी। जो भी 10 थी तो 10, 15 थी तो 15, उस हिसाब से बना करके वो दे देते थे। अब मान लो मुझे जरूरत है यहां आने की, मुझे बगरू आना है और मैं चंडीगढ़ से चलता हूं और मुझे कुछ व्यापार करना है और मुझे 1000, 2000 चांदी के सिक्के लेकर आने हैं, क्योंकि मुझे यहां किसी को 10, किसी को 20 ऐसे करके देने पड़ेंगे। तो मैं वहां से चलता हूं तो सुनार मिल जाता है, गांव वाला। वो सुनार मेरे को बोलता है कि देवेंद्र भाई क्या जा रहे हो? कि मैं तो बगरू जा रहा हूं। ये झोला कितना बड़ा उठा के कहां जा रहे हो? कि इसमें यार वो कुछ पैसे हैं, कुछ लेके, वहां कुछ रुपया, कुछ धन है, वो सामान लेके आना है, भैंस लेके आनी है, 3-4 वो लेके आनी है, मतलब कुछ और कुछ बनवा के लाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि एक काम करना, तू फिर इतना ढोज जाएगा, रास्ते में कोई चोरी हो जाएगी, तो एक काम कर, मैं तेरे को पर्ची बना के दे देता हूं। वो पर्ची जाकर के बगरू वाले सुनार को दे देना, वो अपना सारा एक ही सर्कल है, तो ये पर्ची दोगे तो तुमको वहां सोना मिल जाएगा, बाद में सोना चांदी मिल जाएगा, तो तुम जाकर के अपना रुपया, अब उसको सोना चांदी नहीं बोलूंगा मैं, आगे से रुपया बोलूंगा। मैं तुमको पर्ची दे देता हूं, तुम अपना रुपया वहां ले लेना। रुपये का मतलब सोना और चांदी ही है, रुपये का मतलब कागज का टुकड़ा नहीं है। लेकिन सुनार क्या बोल रहा है कि तुम अपना रुपया मेरे पास रख दो, मेरे से पर्ची ले लो, उतना ही रुपया वहां ले लेना जाकर के। समझ गए ना? मुझे डाउट हुआ कि सुनार गड़बड़ ना कर दे, पर क्योंकि सुनार का पूरा परिवार मेरे गांव में रहता है, तो मुझे सुनार से क्या खतरा। तो मैं यस करके उससे पर्ची बनवा लेता हूं। वो पर्ची जाकर बगरू वाले आकर के, यहां बगरू वाले सुनार को दिखाता हूं। बगरू वाला सुनार मुझे उतने ही रुपए दे देता है। 1000 है तो 1000, 1500 है तो 1500, उतने ही सिक्के पकड़ा दिए।
वो रुपए लेकर के मैं बाजार जाता हूं, सामान खरीद लाता हूं। 8-10 बार ऐसे होता है। मैं आता हूं, सुनार फिर मुझे दे देता, फिर झोला उठा के फिर बाजार में घूमता हूं। ये पंगा यार, फिर घूम रहा हूं। एक काम करते हैं, जब यहां वाला सुनार है, यहीं वाले दुकानदार हैं, तो मैं सुनार को बोलता हूं, यार तू एक काम करिए, 1000 रुपए की पर्ची उसने दी है, ये 1000 की पर्ची की जगह मुझे 5-5 रुपए की, 10-10 रुपए की, 100-100 रुपए की पर्चियां बना के टोटल 1000 कर दे, पर्चियां ही दे दे। तो मैं तेरे लोकल दुकानदार को पर्ची पकड़ा दूंगा, वो दुकानदार ले जाएगा तेरे से रुपया। क्या दिक्कत है? नहीं समझे? तो उस यहां वाले सुनार ने 1000 की पर्ची ली और मुझे 100-100 की पर्ची पकड़ा दी। और मैं जब गया दुकान पे, बर्तन वाले के पास गया बर्तन लेने, मैंने 100 की पर्ची पकड़ा दी। उसके पास गया, उसको मैंने 50 की पर्ची, ऐसे करके वो पर्चियां मैं कारोबार करके चला गया, अपना सामान ले गया। यानी पर्ची के बदले में मैं उस व्यक्ति का श्रम धन, किसी से मैंने घड़ा लिया, किसी से पीतल का बर्तन लिया, किसी से मैंने पशुधन लिया, किसी से मैंने कोई धन लिया, यानी एक धन देकर के मैंने वो लिया। उस दुकानदार ने क्या किया, वो पर्ची जाकर के सुनार को दी और उसके बदले में सोना ले लिया, वो मतलब अपना रुपया ले लिया, है ना? समझ गए? अब वो दुकानदार को भी ये लगने लगा, यार हर बार ये पर्ची दे जाता है, फिर मुझे जाके रुपये लाने पड़ते हैं। तो वो अगला जो ग्राहक आया, वो देवेंद्र को भी जानता था। उसने बोला, यार देवेंद्र ये पर्ची दे के गया है, उस सुनार की पर्ची है, तो ये पर्ची तू ले जा, जा करके तू ले लियो अपना रुपया। तो उस पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को 1000 रुपए देने का वचन देता हूं। उस पर्ची पे लिखा, ऐसे ही लिखा होता था उस पर्ची पे। पुरानी आप हुंडी देखोगे, उस पे यही लिखा होता है। हमारे बड़े बुजुर्गों को सब मालूम है कि वो पर्चियों पे ऐसे ही लिखते थे कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। उसमें कहीं भी सोना चांदी नहीं लिखा होता था, रुपया ही लिखा जाता था। रुपया मतलब सोना चांदी। मोहर में लेना है तो 15 रुपए की एक मोहर, मतलब तुमको थोड़ा लेना है तो मोहर ले लो, ज्यादा लेने हैं तो चांदी के वाले सिक्के ले लो, रुपया ले लो। तो आज भी अगर आपके घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए ना और पुरानी मोहर मिल जाए अगर, तो वो 15 रुपए में ही अंकित करते हैं। नहीं समझ आई आपको? मतलब इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए किसी के घर और वो पुरानी मोहर रखी हो उस टाइम की और चांदी का रुपया रखा हो, तो चांदी के मान लो 40 रुपए मिले, तो वो जब लिखते हैं कि कितना सामान बरामद हुआ, इतना तो सोने के बिस्किट बरामद हुए, इतने ये मिले, तो जब वो 40 चांदी के सिक्के जब वो एंटर करते हैं, तो वो नहीं लिखते हैं 40 चांदी के सिक्के, वो लिखते हैं 40 रुपए। और अगर सोने की मोहर मिलती है उनको, अगर 4 मोहर मिली तो 4 मोहर नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं 60 रुपए। आज भी किसी इनकम टैक्स वाले से पूछ लेना, इनकम टैक्स के छापे में अगर मोहर मिले तो 60 रुपए। तो सोचो, मेरे घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी, मेरा सामान ले गए इनकम टैक्स वाले, मेरे को, मैंने सरकार की दी हुई दोनों बूटी ले रखी थी, 2-3 महीने के बाद मेरी डेथ हो गई, या 2 साल के बाद हो गई, या 10 साल के बाद हो गई, लेकिन मुकदमा चल रहा है 15 साल तक। अब 15 साल के बाद मुकदमा जीत गया मेरा बेटा जाता है इनकम टैक्स के दफ्तर में और वो बोलता है मेरा सामान दे दो, तो सामान में तो लिखा हुआ है 60 रुपए, और इनकम टैक्स का अधिकारी उसको कागज देता है, क्या क्या चाहिए, ये बोतल मिली थी, ये बोतल सोने की, ये मिला था सामान, ये सोने का, ये सोने के बिस्किट, ये सोने के बिस्किट, ये मिल गए, जीत गया था ना मैं, क्यों, तो मेरा सारा सामान मिलेगा। अब उसमें लिखा हुआ है 60 रुपए, तो वो कर्मचारी ने 60 रुपए आपके वाले तो डाले जेब में और कागज जेब से निकाल के कागज के 60 रुपए पकड़ा दिए, ले जा, क्योंकि 60 रुपए में ही लिखा जाता है। अभी भी चांदी का सिक्का लेकर जाओ, ये अपने आप प्रैक्टिकल करो। मुकेश बोलता है ना, मुकेश क्या कहता है कि अगर कॉन्फिडेंस लेना है तो वो रुपया लेकर जाओ, हम गए हैं इसलिए खड़े होकर के बोल रहे हैं। बैंक वाला 1 रुपए में लेता है भाई, 1 रुपए में ही लेता है आज भी। तो मेरा जो लोहे वाला 1 रुपया है और जो चांदी वाला 1 रुपया है, उसकी कीमत अलग अलग क्यों है, और चांदी की और सोने की रेशो ये सेम क्यों नहीं है? मैं बताया ना कि उन्होंने लूट के जरिए क्या किया, गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, सोने की कीमत बढ़ा दी, चांदी की कीमत घटा दो, चांदी और सोने का अनुपात बढ़ जाएगा। अनुपात बढ़ गया तो आपको ये कंफ्यूजन आ जाएगी, यार चांदी का सिक्का या कि गोल्ड है कि चांदी है, क्या है, क्या कह रहे हो, चांदी का सिक्का है कि सोने का? असली तो पेपर करेंसी में लिखा हुआ ना, वो तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड ही होता है, वो तो चांदी और सोने की रेशो सेम होती थी इसलिए होता है।
तो अब आप ये बताइए कि एकदम से लूट करी जा सकती है ना, इस तरीके से हो रही है आपके साथ। अब जो सुनार की कहानी मैं बता रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से। सुनार ने अब क्या किया, समाज में यह चर्चा चलने लग गई कि यार कमाल की बात है, सुनार की पर्ची रुपयों में चलती है, जाकर के पर्ची दे दो आपको सोना मिल जाएगा, पर्ची में ही चलने लग गया। तो समाज ने अपना लेन देन पर्चियों में ही चालू कर दिया और सुनार पर्ची को ही रुपया मानने लग गया। सॉरी, समाज पर्ची को ही रुपया मानने लग गया, क्योंकि समाज का जो भी व्यक्ति को शक होता वो जाता और उसके बदले में उसको पैसा मिल जाता। जैसे आज आपके जो बच्चे हैं वो मोबाइल में डिजिट ट्रांसफर को ही रुपया ट्रांसफर मानने लग गए। नहीं समझे आप बात को? आज आपका बच्चा डिजिट ट्रांसफर करता है, वो जाकर के रेडी वाले से 20 रुपए का अगर कोई बोतल लेता है, मतलब कुछ भी खरीदता है, मतलब कुछ भी सामान खरीदता है, जेब से 20 रुपए देता है तो भी वो सामान मिल जाएगा, मोबाइल से 20 रुपए ट्रांसफर करता है तो भी वो सामान मिल जाएगा। तो वो क्या मान रहा है कि जो जेब वाला 20 रुपया है इसी के बराबर की कीमत इस डिजिट की है। तो आपकी ये वाली पीढ़ी ने तो बूटी ले रखी है, ये वाली पीढ़ी जब सटक जाएगी तो अगली पीढ़ी क्या होएगी? क्योंकि मोदी जी कहते हैं 200 करोड़ दे दी हमने, है ना, तो अगली पीढ़ी उस डिजिट को ही रुपया मान जाएगी। तो ये जो कागज का रुपया है इसको धीरे धीरे सरकार खत्म कर देगी, क्योंकि आपके बच्चों को ये बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल इंडिया का जमाना है, डिजिटल करो मैक्सिमम चीजें। क्यों खामखाई बैंक में जाना है, वहां 4 घंटे खराब हो जाते हैं, वहां दुकान पर जाओगे रुपया जेब में लेके जाओगे, कोई लूट लेगा, मोबाइल में कोई टेंशन ही नहीं है लूटने की। आपका बच्चा बताएगा आपको, क्या बूढ़ा पागल हो रखा है, रुपए लेके घूमता है कि नहीं? समझे? तो ऐसे ही अगली पीढ़ी ने उन पर्चियों को ही रुपया मानना शुरू कर दिया है। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, दादा ताऊ चाचा, इनको पूछो आप कभी, आप अपनी दादी से पूछना घर पे कभी, हमारे बुजुर्गों ने कभी भी 10 रुपए के नोट को 10 रुपया नहीं बोला। वो हमेशा बोलते दिए 10 का नोट, दिए 20 का नोट। किस किस को मालूम है ये भाषा, ये वाली लैंग्वेज आपने सुनी है ना? ये ऐसे ही बोलते थे वो हमेशा, देना 10 का नोट, देना 20 का नोट, क्योंकि वो चलन में नोट ही था। उनको मालूम था ये 10 रुपए नहीं है, अगली पीढ़ी इनको 10 रुपए मानना शुरू कर देगी, आपको भी ये चलन बदलना पड़ेगा। देना 100 रुपए, मैं बोलता हूं देना 100 रुपए, बोलेगा 100 रुपए नहीं है मेरे पास, फिर मुझे कहूंगा दे 100 का नोट दे दे, फिर 100 का नोट दो। नोट में और रुपयों में ये फर्क है, समझे? ये नोट के बदले आपको रुपए मिलेंगे, ये गवर्नर ने साइन किया हुआ है, और वो रुपया क्या है इसकी डेफिनेशन हमने आपको बता दी। अभी क्या होता है, सुनार और उस गांव के आदमी का चलन चालू हो गया, सब अपनी पर्ची में कारोबार करने लग गए, सब आपस में पर्चियां लेने लगे, पर्चियां देने लगे, पर्ची को ही रुपया मानने लग गए और ये कारोबार चलना शुरू हो गया। अगली पीढ़ी पर्ची को ही रुपया मान रही है। अब यहां पर एक कहानी में ट्विस्ट आता है कि सुनार की लड़की की शादी आ गई, सुनारिन को सामान बनवाना है। वो कहती है सुनार को कि ये ले, जो सोना घर में रखा ये रख ले और मुझे इसकी पर्ची दे दे बनाकर, ताकि मैं दुकान से सामान ले आऊं। तो सुनार बोलता है कि भगवान तू पागल है क्या, जब अपनी पर्ची चलती है तो सोना रखने की क्या जरूरत है? नहीं समझे? हैं? तो सुनार ने सुनारिन को मर्जी से पर्चियां छाप छाप के लिख लिख के मोहर मार के पकड़ा दी। अब सुनार की बीवी के साथ कौन शक करेगा? सरकार के ऊपर कौन शक करेगा? अमीर आदमी पे कौन शक करेगा कि ये नकली नोटों में कारोबार करता होगा? सुनार की बीवी से कोई शक करेगा क्या कि नकली नोट में कारोबार, ये नकली नोट लेके आई है, इस पर्ची के बदले सुनार ने सोना नहीं रखा है। लेकिन वो सुनारिन आती है, वो भैंस वाले से भैंस ले गई, गाय वाले से गाय ले गई, वो दुकान वाले से बर्तन ले गई और सामान बनवा लिया, सारा सामान ले गई, साइकिल वाले से साइकिल ले लिया, गाड़ी वाले से गाड़ी, जितना सामान उसने अपनी बेटी को देना था सब सामान ले आई और दुकानदार को दे आई पर्ची।
जिसके बदले में सोना सुनार के पास नहीं है। ये पर्ची नकली है, असली नहीं है। लेकिन यदि कोई आदमी जाके उस पर्ची को लेके जाएगा तो सुनार के पास वहां दुनिया का 1 लाख आदमियों का सोना रखा हुआ है, उसमें से किसी का भी सोना पकड़ा देगा। सोना तो सोना होता है, आपको क्या पता कौन से वाला दिया है। नहीं समझे? अब अगर वो पर्चियों वाला दुकानदार जाएंगे तो दुकानदार उसको सच्ची की पर्ची मानने लग जाएंगे, जैसे आपका बच्चा डिजिटल रुपए को पर्ची मान रहा है, रुपया मान रहा है। ऐसे ही अब सुनार ने देखा कि यार ये पर्ची तो चल गई, तो मौज हो गई। तो सुनार ने अपने सारे यार दोस्तों को बुलाया, ऐसे ही मीटिंग बुलाई और सबको ट्रेनिंग दी। सुनो भाई, अपने को पर्ची के बदले धन लूटने का आइडिया आ गया है। मैं तुमको पर्चियां बना के दूंगा, तुम बाजार में जाओ, जो असली धन है उसकी लूट चालू कर दो। इसको दे दी 2 लाख की पर्ची, इसको दे दी 5 लाख की पर्ची, इसको दे दी 50 लाख की पर्ची, इसको दे दी जितनी मर्जी पर्ची। आपको ध्यान हो 1990 के दशक में इतने लोग गाड़ियों में पीछे डिग्गी में नोट ही नोट भरकर आते थे जमीन खरीदने के लिए। याद है? मेरे हरियाणा में भाई साहब जहां 2 लाख की एकड़ जमीन होती थी ना, मतलब उन्होंने सालों साल 5 लाख 10 लाख की कीमत बना दी और आज 50 लाख की कीमत बना दी, क्योंकि वो पर्चियां छपी हुई हैं। लाला जी को पर्चियां बैंक ने छाप के दे दी, बराबर में सोना नहीं रखा हुआ, लेकिन देश की जनता उस पर्ची को रुपया मान रही है। नहीं समझे? नहीं समझेगा? अगर कोई नियम नहीं है और बैंक अपनी मर्जी से पर्चियां छाप लेगा तो आप कुछ भी करते रहना, सारी उम्र कमाते रहोगे और आपकी पर्ची की वैल्यू डाउन चली जाएगी। उस टाइम पर आपके 1 रुपए के अंदर जितना सामान आता था आज 800 रुपए में नहीं आता है भाई साहब। यानी आपकी मेहनत को 800 गुना खा चुके हैं वो मेहनत को। मेहनत तो उतनी लगती है, आपके दादाजी पूरा दिन काम करेंगे, दिहाड़ी करेंगे, और आप पूरा दिन दिहाड़ी करेंगे तो ज्यादा ऊर्जा लग जाएगी क्या? नियम है ये फिजिक्स का। आपको यहां से जाना है कहीं पर भी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पैदल जाओ, 10 किलोमीटर साइकिल से जाओ, 10 किलोमीटर बस से जाओ, ऊर्जा उतनी ही लगेगी आपको यहां से वहां तक लेकर जाने में, 10 किलोमीटर तक जाने में। समझ गए बात आप? अब बस में जा रहे हो तो बस को भी खींचना पड़ेगा, वो अलग है ऊर्जा का, दूसरे ने वहां अलग चले। लेकिन स्टैंडर्ड रूल क्या है? आपको कोई उठाकर ले जाए, आप खुद चलकर जाओ, आप बस से जाओ, उससे साइकिल से जाओ, साइकिल में पैडल मारो या जैसे भी, आपकी ऊर्जा बराबर लगेगी। कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपके दादा की मेहनत और आपकी मेहनत बराबर है, लेकिन आपके दादा की मेहनत की वैल्यू क्या थी? 100 रुपए में कितना सारा सोना, और आपके 100 रुपए में तो आती नहीं 10 चाय भी। नहीं समझे? लेकिन मेहनत उतनी कर रहे हो आप मेहनत अपने दादा से ज्यादा कर रहे हो। दादाजी तो अपने गांव में खेत में काम कर लिया, डंगरों को न्यार डाल दिया, अपना काम हो गया तो अपना फिर उसके बाद आराम से भी बैठ जाते थे। आपके पास तो आराम करने का समय कहां है भाई? आप कई गुना काम कर रहे हो अपने दादा से, अपने पिता से, लेकिन रुपए की वैल्यू 0 हो चुकी है। आपकी मेहनत की वैल्यू 0 हो चुकी है। आप कितना ही काम कर लो, आप अपने बच्चों को खिला नहीं पा रहे, पढ़ा नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहे। और आपकी जो असली पूंजी है, आपकी जमीन है, आपका मकान है, वो सब इन पर्चियों के बदले वो लेकर जा चुके हैं। बाकियों का जाने वाला है, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। बैंक के अंदर जब अगला जो मैं नियम बताता हूं कानून के हिसाब से, अगर हम कोर्ट में एक ही दलील डाल दें वकील साहब, क्योंकि साबित करना पड़ता है, अगर कोई आरोप लगाता है तो उसको साबित करना पड़ता है। यह नियम है कोर्ट का कि जो आरोप लगाता है वो साबित करेगा। आरोप को ऐसे ही होता होगा जी। कोर्ट ने आरोप लगाया कि मेरे से इसने इतने पैसे लिए थे और मुझे इतने पैसे इसने दे नहीं रहा। आप केवल एक दलील दे दो कोर्ट को, इसने पैसे दिए ही नहीं, और यह साबित कर दे इसने मेरे को पैसा दिया। सिर्फ इतना कर दो आप। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको कुछ दूंगा तो वो आपके मेरे पास नहीं बचेगा। वो मान लो मेरे पास 1000 रुपया है
और मैंने आपको दिए 500 रुपए, तो मेरे पास मेरी एसेट में 500 रुपया कम हो जाना चाहिए और आपके पास 500 रुपया बढ़ जाना चाहिए। तो बैंक की बैलेंस शीट में कहीं पर भी यह दर्ज नहीं होता कि पहले कितनी एसेट थी और आपको देने के बाद उसके पास कितनी बची। कहीं माइनस नहीं होता, कहीं माइनस ही नहीं होता आपको दिया हुआ लोन, बल्कि प्लस होता है। यानी कि अगर बैंक ने आपको 20 लाख का लोन दिया तो जैसे ही 20 लाख रुपए आपके खाते में लिखता है, बैंक 20 लाख अपने खाते में भी लिखता है। इतनी एसेट होगी, वो ये मान के चलता है कि इसने 20 लाख की जमीन के कागज मेरे को दे दिए, ये 20 लाख तो अपने पक्के हो गए। और वो कौन से 20 लाख है? हवा में बनाए हुए डिजिट, वो रुपया नहीं है। ये कैसा है हवा में बनाया हुआ, ये समझिए। मैं बैंक हूं, मैंने 100 करोड़ रुपया छाप लिया, मैंने आपको दे दिया, तो मैंने आपसे 100 करोड़ लेना है। तो 100 करोड़ जिस दिन मैं कहूंगा मुझे सारा पैसा चाहिए, आप मुझे सारा दे दोगे, मेरे पास वापस कितना आ जाएगा? 100 करोड़। लेकिन मैं कहता हूं मैं इसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा लूंगा, लेकिन मैंने छापा नहीं है। मार्केट में तो केवल 100 करोड़ ही है, तो जिस दिन मैं सारा पैसा मांगूंगा तो उस दिन मेरे पास कितना आएगा वापस? 100 करोड़। 10 करोड़ नहीं आ सकता। यानी कि 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त होना तय है। नहीं समझे? यानी जितना रुपया ब्याज का बनाया उतना रुपया जाएगा। तो अभी फिर बैंक ने क्या किया? बैंक ने जब रुपया छाप लिया, तो जब मेरे को आप पहली किस्त दोगे पहले महीने की, तो मैं उसको फिर से ब्याज पे दे दूंगा। जब मैं फिर से ब्याज पे दे दूंगा, अगले महीने आएगा उसको ब्याज पे दे दूंगा। ब्याज पर आए हुए रुपए को, जो हवा का रुपया, जो सिर्फ रजिस्टर में एंट्री है, जिसने भी फाइनेंस का काम कर रखा है उसको मालूम है लाख रुपए में 10 लाख की कुंडी कैसे घुमाई जाती है। लाख रुपया मार्केट में दिया था, 10 लाख लेना है, कमाल है यार। वो 9 लाख कहां से आया? है ही नहीं, वो तो छपा ही नहीं। जब वो छपा ही नहीं तो वो है नहीं, वो सिर्फ कागज में है। यानी आप सिर्फ मान बैठे हो कि आप कर्जदार हो, जबकि उसने क्या किया? हवा में छापा हुआ रुपया। यानी कि उसने क्या माना? मैंने जब आपको लोन दिया 100 करोड़ का, आपने मान लिया मैंने 100 करोड़ लिया। उसके बाद मैंने बोला मुझे 10% ब्याज चाहिए, तो आप सबने टोटल मान लिया, क्योंकि आपने जितना ब्याज देना है उसके हिसाब से आप मान चुके ना उतना देना है, तो आपने मान लिया कि मुझे इतना देना है। उसके बाद जब मुझे लेना है, मैं मान रहा हूं मुझे लेना है, आप मान रहे हो देना है, तो आप दे रहे हो, मैं ले रहा हूं, फिर मैं उसी देने वाले रुपए को अगले को देता हूं, वो भी ऐसे ही मान रहा है, फिर अगले महीने, ऐसा करके बैंक का चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट होता है वो लगभग 50% के करीब होता है। 50% का मतलब क्या है कि अगर मैंने 100 करोड़ रुपया छापा है तो साल भर के बाद बैंक को मार्केट से 150 करोड़ के करीब लेना बनता है। लेकिन मार्केट में स्लिप में कितना रुपया है? 100 ही करोड़। इसका मतलब 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त होनी तय। समझ गए? यानी कि जितना भी रुपया ब्याज का वापस वो मूलधन बनाता है, वो रुपया बाजार में नहीं है। अब आपको 2 तथ्य समझने हैं। पहला तथ्य यह है कि देश में जितनी करेंसी है उतने ही कारोबार होना चाहिए। लेकिन इसको समझने के लिए आपको बता दें, इस देश में लगभग 800 टन सोना अपने पास पड़ा हुआ है आरबीआई के पास। उसकी एसेट्स में जाओगे 790 टन के करीब मिलेगा, तो अपन 800 बोल रहे हैं। कितना टन है? 800 टन। और उसके बदले में पेपर करेंसी कितनी छापी हुई है? कितनी? 34 लाख करोड़। तो अभी जो रविंदर ने मुझे जो ये डाटा दिया है, इसके हिसाब से जो कैलकुलेट करते हैं, तो यदि आरबीआई के पास हम लोग अपनी छपी हुई 34 लाख करोड़ रुपए की पर्चियां ले जाएं और हम उनको कहें कि हमको सोना चाहिए, तो आरबीआई के पास सोना होना चाहिए कितना मालूम है? 3 करोड़ 30 लाख टन सोना होना चाहिए। लेकिन सरकार के पास कितना है? 800 टन। और 800 टन की जो कीमत बनती है वो 4.8 लाख करोड़ बनती है। यानी कि 29.2 लाख करोड़ रुपए की करेंसी अपने देश में फेक है, अवैध है, जिसकी पेपर में जिसकी कोई गोल्ड बैकिंग नहीं है। वो अवैध करेंसी मान के हम लोग बैठे हुए हैं। तो बैंक ने हमको अवैध करेंसी दे करके हमारी असली वैध प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का षड्यंत्र रचा हुआ है।
तो हम लोग अपने आवेदन में यही सारे तथ्य जो मैंने आपको बताए हैं, हम बैंक को आवेदन देते हैं। समझ गए आप बात? अब इसमें पंगा क्या होता है, कुछ लोग ये आवेदन अपने आप से घर पे बैठ करके एडिट करके बनाना शुरू कर चुके हैं। भाई ये वकील साहब बैठे हुए हैं, जनरलाइज नहीं होते फैसले कोर्ट के, जो कोर्ट से बेनिफिट लेने जाता है सिर्फ उसी को मिलता है। तो जो घर पर बैठकर बना रहे हैं उनके बता दें, इसका एक तरीका वर्मा जी ने हमको दिया है, अथॉरिटी दिया है कि भाई बलारा जी जिसको आप अपॉइंट कर देंगे वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है कि जब हम किसी बंदे का आवेदन लगाते हैं तो एक लिस्ट हमने बना रखी है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं वहां पर जिन जिनकी उस लिस्ट में नाम जाता है वो बंदे हमारी उस पूरी लिस्ट के लिए एलिजिबल है, क्योंकि ये फैसले डीआरटी में नहीं होंगे। डीआरटी देखिए, अभी मैं दूसरी चीज बता रहा हूं जो वकालत के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास वकील साहब बैठे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कानून की भाषा। दो चीजें होती है, एक ट्रिब्यूनल होता है, एक कोर्ट होती है। जो ट्रिब्यूनल होता है वो बैंक के नियमों के हिसाब से काम करता है, वो कानून के हिसाब से काम नहीं करता है। और बैंक ट्रिब्यूनल में जितने वकील बैठे हैं वो सारे गिद्ध बैठे हैं। कोई भी आदमी जाएगा जो लोन का कर्जदार आदमी है वो टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, तेरा 4 लाख में करा देंगे, तेरा 2 लाख में करा देंगे, तेरा 8-10 लाख में करा देंगे, तेरे को ऐसा कर देंगे, तो 4 साल लटका देंगे, 6 साल लटका देंगे, तेरे को टाइम दिला देंगे, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, ऐसा करके वो वही बोलते हैं। और हम मेरे को 1 लाख देना, बस मेरा 1 लाख फीस है, मेरा 2 लाख फीस। वो लाख से कम में बात नहीं करता, वो कभी हजारों में बात नहीं करते, वो लाखों में बात करते हैं वो वकील। तो डीआरटी के जाल में फंसोगे तो मरोगे पक्का। तो डीआरटी तो आपको छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि डीआरटी का मकसद ही बैंक को फेवर करना है। समझ गए? तो डीआरटी से आपको कभी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हम क्या कहते हैं, हमको कोर्ट में जाना है। किधर जाना है? कोर्ट में जाना है, क्योंकि कोर्ट में हम नेचुरल जस्टिस का हवाला देकर के अपनी बात को रख सकते हैं। कोर्ट में कोर्ट को सुनना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट अभी जनता की रुपए वाले मसले पर सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि कोर्ट को मालूम है कि जनता ही जीतेगी। कोर्ट को पता है कि बैंक फ्रॉड कर रहे हैं, कोर्ट को मालूम है कि यह सब चल रहा है, इसलिए कोर्ट आपका मुकदमा नहीं लेगी। सरकार ने बोला ही नहीं है, कानून ही बना दिए कि कोर्ट लेगी ही नहीं। लेकिन भैया हम लोग दूजी किस्म की मिट्टी के बने हुए हैं, हम तो कोर्ट में ही जाएंगे। अगर कोर्ट सीधा नहीं लेगी तो जनता की अदालत के थ्रू जाएंगे, इसीलिए आपके बीच में आए हैं। समझ गए ना? यानी हम खड़े होंगे, हम बोलेंगे, हमको न्याय चाहिए, न्याय जो कानून सम्मत हो, जो नियम के अनुसार हो। नियम तोड़कर जिसने भी गलत काम किया है उसको सजा होनी चाहिए, जिसने नियम फॉलो किया है उस आदमी को रिवार्ड मिलना चाहिए। मैं देश का नागरिक हूं, मैं इस देश का लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मैं कोई कानून तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी आईपीसी में लिखा हुआ है कि अवैध रुपए में कारोबार गलत है। बैंक ने मेरे साथ कारोबार किया, उस वक्त मुझे नहीं बताया कि वो मुझे अवैध रुपया दे रहा है। बैंक ने जब मुझे खाते में डाला उसने मुझे दिया ही नहीं, और वो तो मेरे साथ सारा फ्रॉड कर रहा है। मैंने बैंक को आवेदन दिया है, मैंने बैंक को चिट्ठी लिखी है कि मुझे बता तो दे कि मेरे साथ छल नहीं हुआ है। आज तक भी हमारे पास 8-7 लोगों के जवाब आए हैं केवल बैंक से। बैंक ने हमारी बात का जवाब नहीं दिया है। बैंक क्या बोलता है मालूम है? आपके आरोप निराधार हैं, ऐसा बोलता है। वो ये नहीं कहता है कि ये रुपया वैलिड है। मैं पूछ रहा हूं मुझे बता दो ये वैध रुपया है क्या? वो कहता आरोप ही निराधार है। वो नहीं लगता है। हम बैंक में गए, अभी 3-4 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूं, जब यूनियन बैंक का जब जोनल हेड मुझे बात कर रहा है, जोनल हेड, तो जब मैं उससे बात कर रहा हूं तो जोनल हेड ने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। बोला सर इसका मतलब तो आप जो हैं वो पे करने के मूड में नहीं है। मैंने कहा मैं कानून के हिसाब से 1-1 रुपया पे करने के मूड में हूं। मेरा क्लाइंट, मेरा आदमी, मेरा साथी 1-1 रुपया पे करने के मूड में है, लेकिन जो आपने फ्रॉड किया है हमारे साथ उसका तो जवाब दोगे ना आप?
मैंने उसको सीधा बोला। जब आंख में आंख डाल के आप बोलते हो ना, हवा निकलती है उनकी। मतलब आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कसूरवार नहीं हो। बस पहले नंबर पे यह होना चाहिए आपको कि गलती आपकी नहीं है, फ्रॉड उन्होंने किया, उनका इरादा है आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का। अरे भैया जी 34 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, लोन दे रखा 156 लाख करोड़ का। इसका मतलब 122 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ने जब्त होना ही होना है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप इकट्ठे होकर के तो रोक सकते हो, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी जाने वाली है। वो फास्ट कर देंगे प्रोसेस को। अभी जब से जनता सरकार मोर्चा खड़ा हुआ, उन्होंने क्या किया, फटाफट फटाफट नीलामी चालू कर दिया है। ई ऑक्शन चालू कर दो, इंटरनेट पे कर दो, जिसको बेच दो फटाफट बेच दो। ऐसे कर रहा ना बैंक, समझे ना? अभी चालू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि जल्दी से सीबीडीसी लाओ, जल्दी से इस रुपए को खत्म करो, जल्दी से इनकी प्रॉपर्टी काबू करो। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्लोगन है 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बनाने वाले हैं जिसमें आपका किसी भी चीज के ऊपर अधिकार नहीं रहेगा। शरीर के ऊपर अधिकार नहीं रहेगा, बता चुका हूं। बच्चों पर अधिकार नहीं रहेगा, कानून आ रहा है। बीवी पर अधिकार नहीं रहा, यह कानून आ चुका है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस वक्त लीगल है। आपकी बीवी 20 लोगों के साथ भी संबंध बनाए, आप टोक नहीं सकते कानूनी। आपका पति 50 लोगों के साथ संबंध, औरतों के साथ रहे, उसको टोक नहीं सकते, मालूम है ना? समलैंगिकता का कानून आ चुका है। आदमी आदमी व्यभिचार करे, कोई टोक नहीं सकता है। लड़की 16 साल की उम्र में चाहे तो लिव इन में रह सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, उसके बच्चे को हम पालेंगे, कानून आ चुका है। छोटे बच्चे को मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, धमका नहीं सकते, कानून आ चुका है। आपसे नहीं पलता, सरकार पालेगी, कानून आ चुका है। प्रॉपर्टी आपकी जब्त हो चुकी है, कानून आ चुका है। पानी पर आपका अधिकार नहीं है, कानून आ चुका है। बिजली पर आपका अधिकार नहीं है, कानून आ चुका है। जब किसी चीज पर आपका अधिकार ही नहीं है, यही तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है। 2017 की ट्विटर अकाउंट पे जाओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, उस पर लिखा हुआ है 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बनाने वाले हैं जिसमें यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। मतलब चरस पी के पड़े रहो, आपका किसी चीज पे कोई अधिकार नहीं होगा और आप खुश रहेंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो। क्योंकि अभी तक भी हम ढूंढ रहे हैं खुशी के बहाने, जब हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो बैंक वालों को जब हम पूछते हैं, हमने जब उस जोनल हेड से पूछा कि तुम्हारे फ्रॉड का तो जवाब दोगे ना आपने हमसे इलीगल रुपए में ट्रेड क्यों किया, पहले यह बताओ। पता जोनल हेड क्या बोलता है, मालूम है आपको? सुनिए जवाब, बड़ा काम की बात है। जोनल हेड बोलता है, ठीक है डॉक्टर साहब, हमने मान लिया कि हमने आपसे इलीगल रुपए में ट्रेड किया। आप एक काम करो, हमको वो इलीगल रुपया ही दे दो वापस। मैंने कहा 100% दे दूंगा, आप लिख दो हमको वही रुपया दे दो। आप ये लिख दो कि आप जिस रुपए को इलीगल बोल रहे हो, हमको वही रुपया दे दो, आप ऐसा लिख दो, हम दे देंगे। आप जब लिखते हो तब तो लिखते हो हमको रुपया चाहिए, आप वो लिखो ना जो रुपया हमने दिया वही चाहिए, ऐसा दे दो। मैं कह रहा हूं मैं इलीगल रुपए में ट्रेड नहीं करूंगा, मैं लीगल मनी में ट्रेड करूंगा। जब आप रुपया मांगेंगे, कोर्ट में जब आपका केस चल रहा है, जब आप रुपया मांगेंगे उसमें वर्ड लिखना लीगल रुपया चाहिए, हमको वैध रुपया चाहिए, तब देखना बैंक बिक जाएगा। समझ गए? कोर्ट में जितने जुर्माने लगे हैं, जितने भी फाइन लगे हैं, बिजली वालों के जितने फाइन लगे हमारे साथियों के, या सम्मन आया है किसी को इतने रुपए जमा कराने हैं, सरकार ने जुर्माना लगाया है, हम सरकार से केवल इतना ही सवाल पूछते हैं, लीगल रुपया चाहिए कि इलीगल चाहिए? वापस मांगते ही नहीं पैसा। हाँ हाँ, उसी में मर जाएगा, उसी में। हाँ, यहां आपका केस तो बड़ा इंटरेस्टिंग फेज में है। आपने लेना है, आपने कोर्ट में एक अर्जी डालनी है बस खाली कि मुझे वैध रुपया चाहिए। हाँ हाँ, अरे वैसे ही मर जाएगा। आप 5,000 रुपया मांग लो वैध, उसी में हवा निकल जाएगी। वो करेंगे ना, और करेंगे, कोई चक्कर नहीं उस पे। तो ऐसे कोर्ट में जिनके मुकदमे चले हैं वो तो मौज हो गई उनकी, तो समझो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कोर्ट में जाना। जो डीआरटी में चले हुए वहां से भी कोर्ट में आने के लिए हम ये जो 19 नवंबर की जो रैली कर रहे हैं,
ये कोर्ट में जाने के लिए कर रहे हैं हम, कि हमको समाधान कोर्ट के जरिए, न्याय के जरिए चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे तुमसे लोन माफी की, हमको तुमसे भीख नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। न्याय जो कानून के अंदर हो, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देना, उन सबकी प्रॉपर्टियां बचानी, अपने को, पूरे देश को कर्ज मुक्त करना है। अगर इन लोगों को कर्ज मुक्त हो कर दिया हमने, जिन लोगों का, एक आदमी को, आप अभी 2000 रुपए का नोट है हमारे पास, जिसको चाहिए लेना, हम लेके आए थे, किसी से मांग के लाए थे, 2000 रुपए का आवेदन लगाओ। आप घर में जितने लोग हैं सारे लगा दो 2000 रुपए का आवेदन। क्या लगाना है बैंक में? जिस बैंक में आपका खाता है, आपकी घरवाली का है, नहीं है, खाता नहीं भी है तो भी चलेगा, मैं आपको बताता हूं, खाता नहीं भी चाहिए, बैंक में आवेदन लगाओ। वो आवेदन का प्रारूप अपने पास है। एक 2000 का नोट तो आप सारे लोग ब्लॉक कर ही सकते हो ना, 2000 का नोट ब्लॉक कर लो, घर में खर्च नहीं करना वो जीवन में कभी भी। अगले बच्चों को भी समझा के जाना कि बेटा ये लड़ाई चल रही है, अगर मान लो ये जनता सरकार मोर्चा वाले नहीं लड़ पाए तो उनको बता देना कि अगर हम लोग इस जीवन में नहीं जीत पाए तो ये लड़ाई तुमको जीवन भर लड़नी है। आवेदन क्या है? और हां, 2000 तो बैंक में जाम कर दो, 1000 रुपए यहां भी जाम कर देना, 1000-1500 जो भी बनता है इधर भी जो भी है ना, इधर जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है उसके लिए भी मतलब खर्चा ज्यादा है, वो हमसे ही उधार मांग रहे हैं। बताओ, मैंने कहा भाई यहां वाले ही दे देंगे यार, इनसे मांग लो, ये लोग नहीं देंगे तो हमको बता देना जितनी कमी रहेगी, फिर हम दे देंगे, और क्या करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग उसको, भाई को संभाल लेना, एक आदमी खर्चा करेगा, मुझे लगता है फिर वो ज्यादा नहीं कर पाएगा। ये दूसरी ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग ना, तो उनका मकसद तो ये है कि लोग जागें और ज्यादा। उल्टा अगर वो इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गए तो अगली बार कहेंगे भाई तुम्हारे साथ लग के कोई फायदा नहीं है, तुम तो कह रहे थे लठ मरवाओगे, तुमने ये तो नहीं कहा कि घर वाले भी लड़ाई बजा रहे हैं, पैसा भी गया, सब कुछ गया, और आदमी अपना अपना काम निकाल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये कर देना आप। 2000 रुपए का नोट जो आपको ब्लॉक करना है, वो क्या करना है, बैंक में उसकी एक फोटोकॉपी लगानी है और ये कहना है बैंक को, उस आवेदन में लिखा हुआ है कि मैं 2000 रुपए का नोट आपको देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास ये नोट है, और मैं इस 2000 रुपए के नोट के बदले में आपके करेंसी नोट नहीं लेना चाहता, मैं अपना 2000 रुपए का भुगतान चाहता हूं, मेरा 2000 रुपया दे दो मुझे, नोट के बदले में रुपया हमको चाहिए, और ये पेपर करेंसी एक्ट ये है और ये कानून के तहत है। तो उसमें 777 मिलीग्राम को 2000 से गुना करते हो तो लगभग आपका 1.5 किलो सोना बनता है 2000 रुपए में ठीक है। तो अगर वहां फंसता है, मतलब जितने लोगों के हमने आवेदन लगाए, आज तक बैंक ने किसी को वापस जवाब नहीं दिया आज तक। वो ये भी नहीं कह रहा कि तुम ये गलत चीज मांग रहे हो, अरे हम ये कह रहे तुम, हम मैनेजर से जाके पूछते हैं भाई ये हमका हमारा पैसा दे दो यार, और बैंक मैनेजर बोलता है यार भेजा हुआ है, अरे भेजा हुआ, गलत तो नहीं बोल रहे ना, पहले नहीं बोल तो तुम ठीक रहे हो, पर हम ऑफिशियली नहीं बोल सकते। मैनेजर्स बोल रहे हैं हमको आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि इतना बड़ा फ्रॉड हम कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ। मतलब इसमें पुलिस वालों को भी इसी पैसे के लिए लटका दिया उन्होंने इसी पैसे के लालच में हमारे ही भाई बहनों को हमारा दुश्मन बना रखा है। सोचो आप, जब ये पूरी की पूरी बात पूरी दुनिया तक पहुंचेगी, पूरे भारत तक, तो कोई पुलिस वाला आपको डंडे नहीं मारेगा, क्योंकि उसको पता वो भी ठगा गया इस चक्कर में, उसकी औलाद का भी नाज हुआ पड़ा है। डीसी के भी बच्चे नशेड़ी हुए पड़े भाई साहब, डीसी का बच्चा भी मोबाइल नहीं छोड़ रहा आज के टाइम पे, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उतना महंगा नशा कर रहा है उसका बच्चा, समझ गए ना आप। बर्बाद समाज का हर आदमी हुआ पड़ा है, वो बेचारा रो नहीं पा रहा। हम सारे के सारे एक ही जैसे हैं, हमारी सबकी ना वो हालत एक जैसी है, तो हम लोग सारे एक दूसरे के आगे अपना दुखड़ा रो लेते हैं, वरना आदमी को दूसरा आदमी नहीं मिल रहा दुखड़ा रोने के लिए, क्योंकि उसको अपने जैसा नहीं मिल रहा। अब है तो कर्जदार, लेकिन रोज बड़ी गाड़ी से निकलता है, तो जो दूसरा कर्जदार है वो सोचता है यार ये तो मौज कर रहा है, मैं कर्जे में हूं, और वो भी यही सोच रहा है वो जो बड़ी गाड़ी में जा रहा है वो भी दुखी जा रहा है, रास्ते में सोचता जा रहा है इसकी किस्तें अगले महीने देनी है, कैसे दूंगा, ये वाला मौज कर रहा है साइकिल वाला मतलब हर दूसरा आदमी आपको सुखी नजर आ रहा है, जबकि 99.9% लोग सब कर्जे में हैं इस टाइम। तो आप निकलो बाजार में, आप जाओ लोगों के पास, आपको पता चलेगा सबका यही हाल है। उसके जाके सबसे पहले पर आपको यह करना पड़ेगा, उससे नहीं पूछना कि तू कर्जे में तो तेरा कर्जा मैं उतार दूंगा, ऐसा नहीं बोलना। उधर जाके कहो यार मेरा तो बिल्कुल बुरा हाल है, बैंक ने ऐसे कर रखा है, अरे मेरा भी यही हाल फट से बोलेगा वो मतलब आप अगर उसका कर्जा उतारने के लिए जाओगे तो वो नहीं बताएगा मैं क्यों तेरा एहसान लूं, समझे नहीं बात। कोई किसी का एहसान नहीं लेना चाह रहा ना।
और आप जाओगे, आप कहोगे मैं तुम्हारा कर्जा उतार दूंगा, और सोचेगा इसका क्या फायदा है, इसका कोई ना कोई मतलब है, ये ऐसे तो नहीं कोई भी दुनिया में किसी की मदद कर रहा होता है। तो उसको ऐसा जाके मत बोलो कि हम तुम्हारा कर्जा उतार देंगे, उसको जाके बोलो यार मेरा तो बुरा हाल है यार, बैंक वालों ने ना फोन कर करके ऐसी कर रखी है। आप वहां 5 लोग बैठे होंगे, 5 के 5 यही बोलेंगे कि यार हमारे घर भी रोज फोन आ रहे हैं यार, ये भी चलो एक बंदा है यार वो कर सकता है, चल उसके पास चलते हैं। समझे ना बात? फिर बैठ के बात को समझाओ पूरा, उसे समझाए बिना किसी को अपने पीछे नहीं लगाना। बस जनता सरकार मोर्चा वाले साथियों से 2-3 अपील है, किसी का ठेका मत लेना, किसी को बिना समझाए अपने पीछे मत लगाना, पैसों के लिए किसी का काम मत करना। काम करना है, उसको समाज में अपना योगदान देना है, यह मान करके उसको समझाना। जो हमारे 10% का जो आंकड़ा हमने बोला है सहयोग राशि का, 10% एक साथ लेने की बात हमने किसी से नहीं करी है। हमने कहा है जो मिनिमम अमाउंट जो लगती है लागत की है वो उससे ले लो, बाद में जब महीने भर में यार उसके पास इतना पैसा होता तो वो चुकता ही ना कर देता, किस्त ही देता रहता, ठीक है ना, वो हम समझते हैं। लेकिन बाद में जब वो महीने भर में रिलैक्स हो जाएगा, बैंक वालों के फोन आने बंद हो जाएंगे, घर में शांति का माहौल हो जाएगा, तो वो आपके साथ जुड़ेगा भी, फिर वो और लोगों को भी जोड़ेगा। मतलब उसको ये बताना है कि तुम जरिया हो इस देश की मुक्ति का, हम लोग केवल जरिया हैं। समझ गए ना बात? आपने किसी से झूठ बोलकर अपने पीछे नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रखना। कुछ लोग बड़ी ठगी कर रहे हैं, जो लोग ना ट्रेनिंग में आए ना उनको मालूम कि वो कितना अपवित्र काम कर रहे हैं। ये बहुत पवित्र काम है। सच की लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं होता है। आपको लालच आएंगे, आपको ताकत के लालच आएंगे, आपको पैसे का लालच आएगा। ये पैसा जब बताई दिया है कागज का टुकड़ा है, कब तक लेकर इसको घूमोगे लेकर के? इसने मिट्टी में मिलना ही मिलना है। इसके चक्कर में खुद टेंशन पालोगे, 4 दोस्तों को दुश्मन बनाओगे, जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा करा वो भरोसा खोओगे, और परिवार में जो क्लेश बढ़ेगा उसके लिए तो आप सोचो ना, जिसने भी रुपए के पीछे दौड़ लगाई थी उसका परिवार बर्बाद हो चुका है। ये रुपया नहीं है, ये धन नहीं है, ये दरिद्र नारायण है जिसके शुरू में ही बात करी थी सोमदेव ने। ये जिसके घर में गया उसका नाश हुआ। असली धन ये है, असली धन ये है धातु, सोना, चांदी, पशुधन, आदमी धन। आदमी, मिट्टी, जमीन, फल, पौधे, वृक्ष, दवाइयां, ये जो आपको बिल्कुल कुदरत ने जो आपको दिया, कुदरत असली धन है। कुदरत की रक्षा करनी है अपने को। बेसिकली हम यहां जो निकले हैं प्रकृति की रक्षा के लिए निकले हैं। हम जो व्यवस्था परिवर्तन का जो अभियान है यह प्रकृति की रक्षा के लिए है, सिद्धांतों की रक्षा के लिए है। यह कर्ज मुक्ति केवल एक जरिया मात्र है, केवल एक जरिया। इसको इतना ही लेना है बस, इससे आगे नहीं लेना है। इसलिए किसी को भी झूठ बोलकर अपने पीछे नहीं लगाना। ये तो आदमी जोड़ने का एक साधन है। आदमी को बता दिया कि तेरी समस्या हो गई हल, अब तेरे परिवार को दोबारा समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर। अपने बच्चे को बचा, अपने बच्चे के भविष्य को बचा, अपने परिवार को बचा, अपने पशुधन को बचा, अपनी जमीन को बचा, अपनी मिट्टी को बचा, अपने पानी को बचा। हमारा नियम है, हमने 3 लड़ाइयां लड़नी है बड़ी। जनता सरकार मोर्चा का मकसद आपको क्लियर होना चाहिए। हमारा मकसद है जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों पर फैसले लेने का हक वहां के लोकल आदमी का होना चाहिए, लोकल जन का होना चाहिए। यह हमारी पहली लड़ाई है, पहली लड़ाई जल, जंगल, जमीन और जानवर। हमारी दूसरी लड़ाई है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। 5 चीजें याद रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। इन 5 चीजों के अंदर से पूंजीवाद को, कंपनियों को बाहर निकाल के फेंकना है। समाज के हिस्से में आने, समाज के ऊपर समाज का कंट्रोल होना चाहिए, सरकार का नहीं, कंपनी का नहीं। यहां प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा। ये 5 चीजें ये ठीक हो गई, बात खत्म हो गई अपनी। कुदरत भी बच जाएगा, परिवार भी बच जाएगा। बड़ा परिवार सुखी परिवार ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार तो टेंशन भरा परिवार होता है भाई। बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है यार। मियां बीवी दोनों काम करते हैं, उसको आया के भरोसे छोड़ रखा है यार। दादा दादी को छोड़ के आया के भरोसे छोड़ दिया। उधर से दादा दादी को तोड़ दिया, उधर से बच्चों को तोड़ दिया, उधर से बीवी को तोड़ दिया, कुछ नहीं बचा है। बूढ़े रो रहे हैं। पंजाब में जाओ, सारी जवानी वहां अमेरिका चली गई, कनाडा चली गई, अकेले बूढ़े बैठ के रोते हैं। यही हाल आपके यहां नागौर के एरिया के और उस जो
अब पाली के आसपास का एरिया, जैसलमेर के आसपास के बुजुर्गों का है, यही एरिया हरियाणा के एरियो का है, तो वो दौड़ रहे हैं। यहां वाला, राजस्थान वाला बेंगलोर में जाके होटल खोल रहा है, बेंगलोर वाला इधर आके दिहाड़ी कर रहा है, आईटी कंपनी में काम कर रहा है, यहां वाला अमेरिका भाग रहा है, कोई कनाडा भाग रहा है। जिसको अपनी मिट्टी नहीं पाल सकी उसको कौन पालेगा भाई? सीधी सी बात है ना। मतलब आपको ये बात समझनी और समझानी है लोगों को, आपका काम है ये समझाना। आपको समझ आ गया, जिसको समझ नहीं आया उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी ऊपर कोई कसूरवार नहीं है, पर जिसको समझ आ गया और वो चुप है, वो कोड है इस समाज का। इसलिए हम दौड़ रहे हैं, हम अपने पाप से मुक्ति के लिए दौड़ रहे हैं कि पता लग गया था और हमने बताया नहीं, हमारी ये गलती, हम तो नहीं कर सकते ये पाप। आपको करना है तो आप कमाइए, वरना आपको समाज को जोड़ना ही पड़ेगा। समाज जोड़ने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। उस यात्रा में जितना बैंकों को लूटा जाए लूट लो। बैंकों ने 70 साल 100 साल से लूट रहे हैं ना बैंक वाले, ले लो जितना कर्जा लेना है, हम देंगे, हम चुकता करेंगे और वैध रुपए में चुकता करेंगे। आपने गाड़ी लेनी है गाड़ी लीजिए, आपने घर बनाना है घर बनाइए, आपने और लोन लेने हैं लीजिए, हम चुकता करेंगे। लेकिन सिर्फ चुकता करने के लिए हमारे साथ मत लगिए, समझे ना। अगर आप समाज के लिए दौड़ोगे तो आपको गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। आप बोलोगे गाड़ी ले लें, अरे ले लो ना, किस्तें देने के लिए नहीं, अरे हम देंगे ना किस्तें, काहे को टेंशन लेते हो? हैं? आपका जो पुराना है वो भी उतारेंगे, जो नया है वो भी उतारेंगे, टेंशन नहीं है लेने की, समझ गए। लेकिन लड़ाई लड़नी है तो हम हथियार देंगे आपको, हमसे पैसे की जरूरत नहीं है आपको, हमें मतलब हमसे आपको सहायता की जरूरत नहीं, आपको जो चाहिए आप ले लो ना बैंकों से, देंगे हम उनको, वो हमारे पास हथियार है। तो आपका काम क्या है? अपने समाज को जोड़िए, सिद्धांत के साथ जोड़िए, सच्चाई के साथ जोड़िए। बीच में संसाधनों की जरूरत पड़ती है, वो समाज दे देगा, वो आ जाएगा, वो हमको यकीन है आ जाएगा। 19 तारीख की तैयारी कर लीजिए। अभी जो मीटिंग हमने कल 18 तारीख को वहां लेनी है, वो हम 19 तारीख को वो अब 17 तारीख को यहीं पे ले लेते हैं, है ना। वो मीटिंग का पर्पस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं, आपने जो आवेदन देना है अपना, मैं आपको वो बता दूं कि आपने करना क्या है। आपका लोन का मसला, पुराना लोन है, देखो आपके घर का ताला लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ताला लगा हुआ है, पहला केस, आपके घर का ताला लगा दिया उन्होंने, वो तो सील पड़ा है ना। जब 6 महीने से सील पड़ा है, जब 2 महीने से सील पड़ा है, जब 1 महीने से पड़ा और 3 महीने सील हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? पड़ा रहने दो। वो ऑक्शन करने की तैयारी में है। देखो कोई बाहर का आदमी आपको बचाने नहीं आएगा। अगर वो ऑक्शन करने की तैयारी में है या फिर उन्होंने नीलाम कर दिया है या बेच दिया है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हां, कब्जा लेने के लिए पड़ोस बचा सकता है आपको, पड़ोस ही बचाएगा। तो आप उनकी मीटिंग करके उनको समझाते हो, आप उनको हलवा खिला के मनाते हो, आप उनको दाल भाटी चूरमा खिला के मनाते हो, ये आपकी सिरदर्दी है पड़ोस को अपने साथ लगाने के लिए, समझे। जिसका गोल्ड लोन है वो क्या करे। एक और आया हुआ था मेरे पास जिसका चेक वाला केस है, वो क्या करे। चेक वाले केस के लिए तो एक बड़ा आसान सा है कि आप कोर्ट को बोल दो कि मैंने सिर्फ दस्तखत किए थे और ये जो दस्तखत किए थे, इस दस्तखत के अंदर मैंने ना अमाउंट भरी थी ना मैंने तारीख भरी थी, ये मेरे साथ फ्रॉड किया है। इन्होंने कहा था ये सिर्फ सैंपल के लिए है, हमसे झूठ बोलकर साइन करवा लिए थे। हाँ, आपस में चेक है, मान लो देखो ये तो था जब बैंक ने आपका चेक लगा दिया है। 138 वाला केस अगर है, वहां तो ये वकील साहब अपने आप ही लड़ रहे, इस मुद्दे पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, चल जाएगा कि हमने तो सिर्फ साइन करे थे। दूसरा, अगर आपका आपस में लेन देन है तो वहां तो फिर आपको आपस में पंचायत के तरीके से ही निपटाना पड़ेगा, उसमें हम लोग नहीं फंसने वाले हैं। आपसी भाईचारे में हम नहीं फंसेंगे भाई, हमारा मकसद भाईचारे को बनाना है। एक भाई को तोड़ के दूसरे भाई को जो भी जायज आपको लगता है आपको करना चाहिए। मुझे लगता है जिस भाई ने चेक लगाया उसको भी ले आओ अगली किसी ट्रेनिंग में, अगर हो सकता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये लड़ाई तुम्हारी भी है, बच्चे तुम्हारे भी भविष्य खतरे में है। तुम कितना रुपया जोड़ लेना, कितना ही रुपया जोड़ लेना, नशेड़ी ही बनने हैं तुम्हारे बच्चे, मतलब कुछ भी कर लेना तुम्हारा बचे नहीं, क्योंकि समाज सारा उस तरफ लेकर के जा रही है ना। सरकार प्लान करके लेके जा रही है। इट्स नॉट हैपनिंग कि अपने आप हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तो समाज को जोड़ने का तो ये तो प्रोसेस वहां से हो जाएगा। दूसरा है आपका जो ये दूसरा पॉइंट था
गोल्ड लोन वाला पॉइंट था, इस पे मैं बता दूं, गोल्ड लोन जिसका है वो अपना गोल्ड निकलवाए सबसे पहले, क्योंकि गोल्ड अगर आपका 5 लाख का था तो बैंक ने आपको पहले ही 4 लाख का लोन दिया हुआ है। जब आपको पहले ही कम का लोन दिया हुआ है तो उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट आप पहले भर चुके होंगे, तो आपका गोल्ड ज्यादा कीमत का है, उस टाइम से कीमत बढ़ चुकी है, तो गोल्ड को तो छोड़िए ही मत बैंक के पास, उनका पर्पज ही गोल्ड हड़पना है आपका। गोल्ड और जमीन ये दो ही असली पूंजी मानता है बैंक। तो आपने क्या करना है, लोगों से उधार लेके दूसरे लोन ले लो, दूसरे लोन लेकर के पर्सनल लोन वगैरह लेके पहले गोल्ड मुक्त कराओ, पहले अपने परिवार के अंदर गोल्ड ले आओ, बाद में फिर लड़ाई हम लोग लड़ी लेंगे, ये वाली तो लड़ाई लेंगे जितनी मर्जी लोन हो, फिर बाकी तो हम चुकता करेंगे, उनका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोल्ड लेकिन अपने आप से मुक्त कराओ, उसकी लड़ाई कभी भी जेएसएम के साथी को गोल्ड लोन की वाली लड़ाई में मत घुसाओ, क्योंकि हम लोग अगर लड़ाई में घुस गए तो कोर्ट में केस चला गया तो गोल्ड आपका पड़ा रहेगा वहीं पे। लड़ाई कब तक जाएगी कब तक नहीं कुछ नहीं पता ना। कुछ लोग कहते हैं कागज कब तक मिल जाएंगे, हम नहीं लेते कोई गारंटी किसी की, सबको यही बोलना है। नहीं मिलेगा तो लोगों से लेकर के काम करके जैसे मर्जी करके देखो लो, अब इसमें हम क्या करें बताओ, मतलब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, आप फिर भी कहोगे कि हमारा गोल्ड लोन वाला भी केस आप करो तो वो भी कर लेंगे, हमारे को क्या है, हमने तो कागज बना के देने हैं यार। मैं तो सलाह दे रहा हूं आपको कि गोल्ड वाले में हमको मत घुसाइए, क्योंकि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि दस्तावेज कब तक हमारे को वापस मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट हमारे को कब तक प्रॉपर्टी के मिल जाएंगे। हम ये मानकर चल रहे हैं नहीं मिलेंगे इस जन्म में, क्योंकि बैंक भी पूरे डिटरमाइंड है। भाई साहब यार, हजारों साल की व्यवस्था को कैसे खराब होने देंगे यार, इतने सालों की मेहनत वो ऐसे ही खराब होने देंगे, वो तहस नहस कर डालेंगे सब कुछ, वो दंगे करवा करवा के आपको मार डालेंगे। जो टिहरी डैम की एग्जांपल दिया था सुनील भाई ने, वो बांध तोड़ देंगे वहां से, सभ्यता की सभ्यता खत्म कर देंगे वो, लेकिन वो आपको कब्जा नहीं देंगे। अगर उन्होंने देख लिया कि एक देवेंद्र बलारा ज्यादा बोल रहा है तो उसको मारने के लिए पूरी ट्रेन उड़ानी पड़े उड़ा देंगे वो, ताकि आपको वो नेचुरल डेथ लगे, पूरा प्लेन उड़ाना पड़े क्रैश करा देंगे ताकि नेचुरल डेथ लगे। आप सरकार को बोलोगे भी नहीं कि देवेंद्र का कैसे होगा, सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट हो जाएगा, आप कैसे कह दोगे। सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा है, सड़क पे जा रहा था देवेंद्र गाड़ी चलाते हुए, आगे से किसी की मोटरसाइकिल को टच हो गया, वो आया, उसने फोन किया, उसके गुंडे आ गए, लड़ाई बजी, लगेगा रोड रेज है। देखो सीसीटीवी कैमरा में, प्लान्ड मर्डर नहीं है लेकिन वो प्लान्ड होगा, वो दिखेगा ऐसा कि जैसे वो प्लान्ड नहीं है, नेचुरल हुआ है। समझ गए बात आप। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, एक देवेंद्र बलारा को मत चलने दो, इसके बदले में जो ये ट्रेनिंग सेशन है इसका मतलब क्या है, हम कम से कम 1 लाख देवेंद्र बलारा खड़े करना चाहते हैं बोलने वाले लोग। आप तैयार होइए ना, हम आपको तैयार करने के लिए यहां पर बैठे हैं कि इनको पता ही नहीं लगना चाहिए नीचे ही नीचे कितने तैयार हो रहे हैं। एक मरते ही 100 खड़े होने चाहिए, एक मरते ही कि आगे तुम्हारे फूफा, अब आ जाओ तुम, अब हम बोलेंगे वैसे ही जैसे ये बोल रहा था। क्योंकि इसमें इस रास्ते पर आपको नींव का पत्थर ही बनना है, इसमें कुछ नहीं मिलना, इसमें तो हमको पहले से ही तय है। देखो भैया, हेनरी किसिंगर बड़ा सरेआम बोल चुका है, इकोनॉमिक हिटमैन पढ़ लेना किसी को डाउट है तो। ये जो रुपए का खेल समझने के लिए आपको बैंकों का मायाजाल है, अपने रुपए का इतिहास है, आप ये पूरा गेम जो चल रहा है 1984 है, फिर इस पे और बहुत सारी किताबें, जिसको किताबें पढ़ने का शौक हो मुझे बता देना, मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा। हेनरी किसिंगर बोलता है कि फोर्ड को कोट करते हुए कि फोर्ड ये बोलता था, जो हेनरी फोर्ड ही था शायद उसका नाम, वो क्या बोलता है कि भाई साहब अगर देश को, दुनिया को पता चल जाए ना रुपया कैसे छप रहा है, उसी रात क्रांति आ जाएगी। हम लोग तो टुकड़ों में आपसे बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं 1 लाख लोग इकट्ठे करने की बात कर रहा हूं। 1 लाख लोगों के बीच अगर ये बात खोलेंगे ना, उसी दिन व्यवस्था के लिए खतरा बन जाएंगे, उसी दिन। आज तक, अभी तक हमारे कोई अखबार में फोटो नहीं, उनको पता ही नहीं है कि इस मुद्दे पर भी ऐसा चल रहा है। और वीडियो, यूट्यूब वाली वीडियो को वो सीरियसली नहीं लेते हैं, उनको पता है यूट्यूबों से क्रांतियां नहीं आती। यूट्यूब पे तो बस वी आर सपोर्ट इन विद यू, वी आर सपोर्टिंग यू, वी सपोर्ट यू, बस इतना कर दो। वहां तो कुछ विरोध वाले, कुछ पक्ष वाले चलते रहते हैं, वो असली क्रांतिकारी नहीं होते। घर से उठकर आना पड़ता है क्रांति करने के लिए, घर पे बैठे ऑनलाइन क्रांतियां नहीं होती। तो उनको मालूम है कि आजकल की नपुंसक पीढ़ी है, घर से उठकर आने की किसी के पास फुर्सत नहीं है, सब पड़े हुए हैं, सब अपने अपने मतलब में लगे। तो उनको पता है कि इनके जैसे लोग भौंक भांक के रह लेंगे थोड़े दिन में, लेकिन जब वो इतने लोग इकट्ठे होंगे ना, तो सरकार की एकदम से कान खड़े होंगे, ये क्या हो गया, तब आनंद फानन में वो कोई ऐसे निर्णय लेंगे।
उस टाइम पे अगर व्यवस्था गड़बड़ाती है, उसको संभालने के लिए हमको लोग तो चाहिए जो एक विचार के हों, क्योंकि हमारा मकसद सरकारों को गिराना नहीं है, व्यवस्था को ढाना नहीं है, हमारा मकसद व्यवस्था तैयार करना है। अगर मान लो एक आदमी से, एक पार्टी से सत्ता दूसरी पार्टी को चली गई, व्यवस्था तो उन्हीं की बनाई हुई है। हम तो व्यवस्था गांव के लेवल पर सुधारने की बात कर रहे हैं ना, तो गांव के लेवल पर जनता सरकार मोर्चा खड़ा होना पड़ेगा ना, नहीं समझे? क्योंकि वहां पर ये सोच, और वो सोच कैसे जाएगी जब गांव में अगर समझे हुए, पूरी कहानी को समझने वाले, रिसर्च करने वाले, व्यवस्था को सुधारने वाले, बोलने वाले, वो सब लोग गांव के लेवल पर खड़े होंगे, तो गांव में घुसने की किसी की औकात नहीं है, फिर कोई चक्कर नहीं है। अभी तक जितना भी गड़बड़ हुई, ये हमारी ज्ञान की कमी में हुई। जिनको ज्ञान था, जिनको पता था कि सरकार फ्रॉड कर रही है, वो इस बीमारी में भी सुरक्षित रह गए, वो इनके वैक्सीनेशन के दौर में भी सुरक्षित रह गए, वो इनके इन्होंने, बहुत से लोगों ने सर्टिफिकेट भी नहीं बनाया क्योंकि उनको समझ थी। इसीलिए ये बात बोली जाती है, ये ज्ञान युद्ध है, ये केवल दिमाग से लड़ा जाएगा, ये मुर्दाबाद जिंदाबाद से नहीं लड़ा जा सकता। उनके जितने टांगे हैं, हर टांग पर जाकर चिपकना है हमको, हर टांग में जाकर के एसिड डालना है, ताकि ये पूरा महल ठां से धड़ाम से गिरे। इसके लिए अपने को तैयारी करनी है। ये झूठ की बुनियाद पर बने हुए महल हैं, एक सच्चाई का मुक्का लगेगा, ये ढह जाएगा, लेकिन उसके बाद की तैयारी हम लोग ये कर रहे हैं कि व्यवस्था बनाने टाइम हमको आदमी चाहिएंगे ना, वो लोग कौन है, वो सच्चे चाहिए, वो ईमानदार चाहिए। जिस दिन हम लोग ताकतवर हो गए ना, जिस दिन हम लोग 1 लाख हो गए ना, हमारे आसपास इतने गिद्ध आ जाएंगे, आपको मिलने का टाइम नहीं देंगे वो। अभी आपके साथ समय बिताने का यह पर्पज है कि शक्ल तो कम से कम जानी पहचानी हो जाए, नाम सबका याद ना हो कि ये आदमी मिला हुआ लग रहा है, कहीं पीछे कोई और, क्योंकि वो गिद्ध आसपास ही मंडराने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग कहोगे यार काम हमने किया था, मलाई कोई और खा रहा है। समझ गए ना? ये क्रांतिकारियों के साथ समस्या रहती है कि जो सच्चा क्रांतिकारी है वो स्वार्थ में नहीं लगा होता, लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं वो घुस जाते हैं ताकत देखते ही, उनको मालूम होता है कि ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है। तो उससे पहले आपको चिपके रहना पड़ेगा ताकि वो ना घुस पाए। बाहर का कोई आदमी आए कि वो अंदर ना घुस पाए उस ताकत वाली पोजीशन पर, तो आपको इकट्ठे चिपके रह करके एक चक्रव्यूह तैयार करना पड़ेगा कि बाहर का आदमी एंटर ना करे, नया कोई आदमी वहां ना आ जाए। ये टीम इसलिए तैयार हो रही है कि सबको मालूम हो कि ये आदमी ठगी कर रहा है, समाज में ये आदमी ठगी कर रहा है, सब ये आप सारे जासूस हैं जनता सरकार मोर्चा के। जो भी गलत काम कर रहा है और वो अगर एंटर कर जाए तो फटाक से चोर आदमी को सबको बताना है, ये चोर है, ये चोर है, ये झूठा है, ये समाज को तोड़ रहा है, ये गलत कर रहा है, सबको बताना है, अपने साथियों को मैसेजेस में डालना है, ग्रुप में डाल देना है कि ये गलत कर रहा है। देता रहे वो जवाब, फिर बताएंगे उसको हवा में, मैं गलत करूं, डालो उसके अंदर कि ये गलत कर रहा है। समझ गए ना? क्योंकि गलत आदमी का एक ही इलाज है, उसको सबको पता होना चाहिए, वो किसी का फायदा ना उठा पाए, इमोशंस में किसी को इमोशनल करके ना लूट पाए, किसी को मतलब बहका ना पाए। अगर सबको मालूम है कि ये झूठ बोलता है, ठगी है, ठग है, बस बात खत्म, मारता रहे, चिल्लाता, कितना ही बढ़िया भाषण देता हो, कोई चक्कर ही नहीं, फिर क्या फर्क पड़ेगा? फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गोल्ड लोन वाला था, उसी पे फिर से आते हैं। यदि आपका मकान उन्होंने सील कर रखा है तो कोई बात नहीं, 19 नवंबर के बाद सबके ताले तोड़वा देंगे। अगर वहां इतने लोग आ गए तो ऐलान कर देंगे, तोड़ दो ताले, सब आज अपने अपने घरों में जाओ। समझ गए ना? क्यों? जनता सरकार मोर्चा वाले। कारण क्या है? दरवाजे पर जनता सरकार मोर्चा का स्टिकर लगा लेना, अगर कोई आ जाए बैंक वाला तो बता देना, ताला तोड़ के। सीधी सी बात है, नहीं जा सकते ना हर घर में, तो मालूम है कि ये जेएसएम वाले हैं, अपना आवेदन लगाओ, पहले आवेदन लगा दो, मतलब आपका केस किसी भी पोजीशन में है, लगा दो आवेदन। आवेदन का क्या फायदा होगा? हम कोर्ट में ये कह पाएंगे हमने कहा था, हम बोले थे, ये नहीं माने, ये नहीं समझे, तो हमको फिर ये करना पड़ा मजबूरी में। कहां सड़क पे कहां सोए हम? जब कोर्ट न्याय नहीं दे रहा, हम कहां जाएंगे बताओ? कोर्ट से पूछेंगे ना हम कि आपने न्याय नहीं दिया, हम तो आए थे आपके पास, हम तो पूछा था, इन बैंक वालों से भी पूछा था, उन्होंने नहीं दिया हमको जवाब, क्योंकि हमारे पास कागज नहीं होते हैं। बैंक कितना बड़ा गेम खेलता है मैं आपको बताता हूं।
वो आपको नोटिस भेजेगा, जमींदार के पास नोटिस भेजेगा। जमींदार अनपढ़ है, वो अपने बेटे को या किसी साथी को पढ़ाएगा, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, वो उसको पढ़ेगा, वो पढ़ेगा बैंक ने नोटिस भेजा है, वो फटाक से बैंक मैनेजर को फोन मिलाएगा या बैंक मैनेजर का फोन आएगा, बैंक मैनेजर उसको टाइम देगा, कल सुबह आ जाओ 11 बजे। वो 11 बजे जाएगा, बैंक मैनेजर से बात करेगा, साहब अब की बार फसल थोड़ी कम हुई है, अब की बार बेटे की एडमिशन हो गया था, फलाना ढिमकाना हो गया था, खर्चा नहीं है, अभी 3 दिन 2 महीने वेट कर लो। बैंक मैनेजर उसको लिखित में नहीं देगा कुछ भी, वो ओरली कह देगा, जाओ तुमको 2 महीने का टाइम देता हूं, कर देना, ठीक है। महीने भर के बाद टाइम दिया हुआ 2 महीने का, लेकिन 15 दिन बाद या महीने बाद ही दूसरा नोटिस निकाल देगा वही बैंक मैनेजर। आप कहोगे यार 2 महीने का टाइम दिया था, फिर आप दोबारा जाओगे, फिर जवानी बात करोगे, फिर वो बैंक मैनेजर आपको कह देगा ठीक है 1 महीना और वेट कर लो। वो 2 नोटिस निकालने के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चालू कर देगा। वो बिल्कुल अपनी प्रोसेस में है, आप जा रहे हो अपनी बात रखने जबानी, और वो दे रहा सब कुछ लिखित में। फिर वो मामला चाहता है कोर्ट में, कोर्ट में बैंक मैनेजर इतना घाघ, इतना कमीना कुत्ता है, वो क्या लिखेगा, हमने तो साहब 2 नोटिस दिए, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया, हम क्या करें। अरे किसान सोचेगा अरे मैंने जवाब नहीं दिया, मैं आया तो था साहब, आप कब आया तो मेरे पास, क्या सबूत है तू आया था। किसान के पास कोई सबूत नहीं होता अपनी कही हुई बात का, क्योंकि वो जबान पे भरोसा रखता है बेचारा किसान। वो सोचता है यार मैं गया था, मैनेजर भला आदमी था, पहले तो बात मीठी मीठी करता था हरामी, अभी क्या तेवर बदले हुए हैं इसके, समझ गए ना। लेकिन उनको आपकी जमीन चाहिए किसी भी हाल में, इसलिए वो ऐसे षड्यंत्र करेंगे। सरफेसी एक्ट में डीसी भी ऐसे ही करेगा। तो वो आपको लिखित में आपके पास कोई दस्तावेज होना चाहिए कि मैंने बैंक से ये मांगा था, बैंक ने मेरे साथ फ्रॉड किया हुआ, ये हम कोर्ट में साबित कर देंगे, अपने पास वो सारे दस्तावेज हैं। हम चाहते हैं बैंक आपको जवाब दे, उलट सुलट कुछ भी देने दो उनको। जैसे कहीं अरे बैंक ने ये भेज दिया हमको वापस, अरे यही तो हम चाहते हैं बैंक भेजे। खोल बलाया आदमी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, वो सब सबूत अपने आप देगा, अपने आप बताएगा कि हां हमने गलती कर रखी है। देश की जनता मुक्त होनी पड़ेगी, मरनी ही पड़ेगी, उनको रास्ता ही नहीं है। लेकिन ये रास्ता जनता की अदालत से जाएगा, उस अदालत में, वहां से भी निपटारा नहीं होगा तो ऊपर वाले की अदालत, ये होगा, ये निपटारा होगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। ये रास्ता चल चुके हैं, अब चल पड़े हैं ना, चलने भर की देर होती है, शुरुआत भर की देर है। अब हम लोग इतने लोगों को समझा चुके हैं, कोई ना कोई इसको उठा ही लेगा, हमारे जाने के बाद भी इसको। जैसे राजीव भाई ने मुद्दे उठाए, चालू किया, लड़ाई लड़ी, और राजीव भाई की मेहनत विफल नहीं गई। आज जो लड़ने वाले लोग हैं, कितने राजीव भाई को मानने वाले आप में से, ये देखो, ये देखो हैं, वो तैयार करके गए हुए हैं, समझे। लड़ने वाले लोग तैयार हुए पड़े हैं, आगे भी लड़ने वाले लोगों को तैयार हम कर रहे हैं। किसी के जाने के बाद रुकनी नहीं है लड़ाई, ये सच की लड़ाई है, ये कॉन्टिन्यूसली चलती है। देव दानव राक्षस युद्ध ये चलता रहेगा, परमानेंट है ये, इसका कोई अंत नहीं है। ये हर टाइम में चला है, कृष्ण कंस के टाइम में, राम रावण के टाइम में, ये कभी रुका ही नहीं है भाई। इसको कोई रोक, मतलब ये रुकने का है ही नहीं। आपको अपनी दिशा तय करनी है, आप किस तरफ वालों में हो। जरूरी नहीं आपको हमारे साथ लग के लड़ाई लड़नी है, आप अपने घर में लड़िए, आप अपने गांव में लड़िए, आप अपने समाज में लड़िए, जैसे जहां लड़ा जाए वहां लड़िए यार। आपको सच की लड़ाई लड़नी है, सिंपल एक ही बात है, जहां सच नजर आए वहां खड़े हो जाओ, जहां झूठ नजर आए छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है भाई। जरूरी नहीं है ना, कोई भी आदमी जो आज सच्चा, मान लो आज हम यहां खड़े होकर के सच्चाई की दुहाई दे रहे हैं, कल को हम बेईमान हो जाए, छोड़ दो, 1 मिनट मत लगाना, समझ गए ना। इसीलिए हम कह रहे हैं, लगे, अंदर से फील आएगा आपको। देखो दुनिया क्या कह रही है ये बताओ। अभी जैसे हमने क्या किया, हम देखो, हम जब ये चल रहा था, जब ये कोरोना के दौर में था, हम चिल्ला चिल्ला के अकेले अकेले कहीं भी घुस जाते थे, भौंकते रहते थे कुछ भी, और किसी एक को तो समझ में आएगा, कोई एक तो बच जाए। वो वीडियो जलती थी, अब हमारे सामने लोग आ रहे, अरे आपकी वीडियो देख के हमने पूरा परिवार बचा लिया, मान लो, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है कि चल एक परिवार बच गया। अभी उस दौर में कुछ भी हथकंडा अपनाते थे हम लोग पागल बोलते थे, लोग कुछ भी बोलते थे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम भाई हमें ये ठीक नहीं लग रहा तो उसका खिलाफ बोलेंगे तो सही, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, कहां जाए हम। कोई सुन ही नहीं रहा, सरकार सुनने को तैयार नहीं, मास्टर जी सुनने को तैयार नहीं, वकील साहब सुनने को तैयार नहीं, जज साहब ने अपनी कोर्ट के बाहर लगा दिया, बिना मास्क के एंटर मत करना, बिना सर्टिफिकेट के मत घुसना। यार जज, मतलब कोर्ट ने आपको कह दिया, आपका नेचुरल जस्टिस डिनाई कर दिया, आपके संवैधानिक अधिकार खा गई कोर्ट।
कौन किसके दरवाजे पर जाएंगे? तो खड़ा होना पड़ेगा ना आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई भी। आपका सरपंच आपकी नहीं सुन रहा, परिवार आपकी नहीं सुन रहा, आपने जिनके ऊपर भरोसा किया वो कोई भी आपकी नहीं सुन रहा है, तो आप कहां जाएंगे? फिर आप चिल्लाएंगे, हम चिल्लाए, हमने कहा जो जैसे मर्जी करें हम करेंगे। फिर लोगों को जोड़ना शुरू किया, जो पुराने जोड़ रखे थे उनको जोड़ा, जो पुराने जानते थे उनको कि कैसे करके आओ जोड़ो। ये जोड़ने पड़ेंगे यार, लोगों को समझाना तो पड़ेगा ही, और कोई रास्ता ही नहीं है आप समझाए बिना। अभी जब संगठित होने के बाद की प्रोसेस को भी हमको पता है, क्योंकि मेरी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी भी रही है, तो मेरे को मालूम है इसके बाद क्या होने वाला है, और वो फिर कचरा हो जाएगा अगर उन्हीं के जाल में फंस गए तो। इसलिए पूरा सोच समझ कर काम करना है। तो अभी हमने एक टीम को, हमने आईटी टीम को एक बात बोली, मैंने कहा एक काम करो यार, जो राजीव भाले वाले लोग हैं वो भी हमारी बात समझ गए, अब आर्य समाज भी समझ गया, वो क्योंकि पहले से समझते थे इस पूरे षड्यंत्र को। लंबे जो लोग लंबी लड़ाई लड़ ही रहे हैं अपनी सभ्यता को बचाने वाले, उनको थोड़ा ज्यादा पता था और वो लोग आगे आने लगे, जुड़ने लगे। अब हम जो पार्टियों के गुलाम लोग हैं उनकी दिमाग में डालना है। एक काम करो, उनको राजनीति की भाषा ही समझ में आती है, तुम राजनीतिक पोस्ट डालो कि जैसे हम लोग राजनीति में एंटर करने वाले हैं, ऐसी वाली पोस्ट डालो, और उसमें जीत दिखाओ बीजेपी की, तो बीजेपी वाले शेयर करेंगे धड़ाधड़, तो वहां जनता सरकार मोर्चा का नाम चला जाए। फिर कांग्रेस वालों को जीत दिखाते हुए एक पोस्ट डाल देना, फिर वो कांग्रेस वाले शेयर करेंगे कि ये वाला सर्वे जो है वो कांग्रेस को जिताने देता है, तो वो फिर जनता सरकार मोर्चा का नाम उनके साथ भी चला जाएगा। फिर एक तीसरी पार्टी की जीत दिखा दो, वो तीसरी पार्टी वाले भी शेयर करेंगे कि जनता सरकार मोर्चा का नाम तो जाएगी, ये लोग कौन है पूछे, ढूंढे तो सही। इट वाज ऑल स्ट्रेटजी। तो कुछ लोगों ने कहा, एक ग्रुप में मेरे पास मैसेज आया कि देखा हमने कहा था ये सब चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है, जितने लोगों की भावनाओं के साथ धोखा करके अब ये उसमें चुनावी राजनीति में झोंकने वाला है। देवेंद्र बलारा ग्रुप में, वो अपना पुराने टाइम से हमारी वो रहती है, वो ठग आदमी है, मैं उसको खड़काता रहता हूं। तो मैंने ग्रुप में वॉइस मैसेज डाला, मैंने कहा अगर हमारी चुनाव 2024 में है, अगर देवेंद्र बलारा चुनाव नहीं लड़ा तो तू गू खा लियो, मैंने उसको ये बोला सबको बुला के, ठीक है। मैं अब उसके पास कोई जवाब, अरे ये हमारी स्ट्रेटेजी है यार, क्या करें, कैसे बताएं लोगों को। हम तो हड़बड़ा लोगों को समझाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएंगे, यार तुम समझ लो, तुम अपने बच्चों को बचा लो। उसके लिए हमें किसी भी लेवल पे जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, गालियां खा लेंगे, हम दुत्कार कर लेंगे, लेकिन ये चीज आपको अंदर से फील होनी चाहिए कि ये आदमी सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो आपको गलत लगे पीछे हट जाना, सही लगे तो दिलो जान से साथ देना। फिर आप ये मत सोचना कि क्योंकि सब कुछ दांव पर है भाई, सब कुछ, आपका कुछ बचा है नहीं है, कहने को भर की बात है। आपके पास लड़ने के लिए केवल एक ही चीज बची हुई है, आप अपना जमीर बचा लो, आप अपना ईमान बचा करके लड़ लो, और अपनी अगली संतानों के लिए कुछ भविष्य के लिए कुछ प्लान करने का कुछ रास्ता बना लो। भाई इतना सा है। जो साथी जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में आ गया, मान लो उसको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, देखो अभी हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, लेकिन हम ये प्लान कर रहे हैं कि मान लो हमने 10,000 लोग ऐसे साथी तैयार कर रहे हैं, अभी तक जितने भी लोग तैयार हुए हैं हम उनकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। मान लो 5,000 लोग भी तैयार हो गए, और खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाता है ये लड़ाई लड़ते हुए, तो हम रोज भी 1 रुपया भी उस साथी के लिए जोड़ेंगे, उसके परिवार के लिए, उसके परिवार को भूखा नहीं मरने देंगे। इतना कम से कम हम लोग कर सकते हैं सारे के सारे एक परिवार के तहत। तो इसलिए आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े प्रॉमिस हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विद्यालय में जिस शिक्षण संस्थान को मैं खोलने का प्लान कर रहा हूं, जिस पे मैं विचार कर रहा हूं, क्योंकि मैं एजुकेशन का आदमी, मुझे शिक्षा पे ही काम करना है। मुझे आपके कर्ज मुक्ति वाले, राजनीति वाले मुद्दे पर मेरे को पीछे से स्टैंड रह करके हम जो भी करेंगे, लेकिन शिक्षा पे काम करना चाहता हूं मैं। तो मैं शिक्षा पे जब काम करना चाहता हूं, तो जिस विद्यालय की मैं परिकल्पना कर रहा हूं आपके सामने, उसमें अपने जितने जनता सरकार मोर्चा के एक्टिव लोग हैं, साथी हैं, उनके परिवारों के बच्चों को तो हम लोग संभाल ही सकते हैं। तो आपके बच्चों की टेंशन भी खत्म हो गई, उनके भविष्य की भी खत्म। समझो, बच्चा जो अपने वाले विद्यालय में आया, समाज में स्थापित करके ही देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, सब समझा के भेजेंगे उसको, अंदर से एमएलए बना के भेजेंगे। मतलब वो इतना लेवल पे होगा कि मतलब किसी से भी टकरा सके। आप बात करके देखना, है ना। तो आपका पैसे वाला मसला भी हमने हल कर दिया, आपका साथ आने वाला भी, परिवार पीछे से परिवार के साथ कुछ हो, आपके साथ कुछ हो गया, परिवार को भी संभाल लें, साथ में हमारे वाले को भी संभाल लेना, हमको हो जाए तो कुछ। कहने का मतलब यह है कि
हम एक परिवार की तरह अगर आगे बढ़ेंगे तो हम जीतेंगे 100%। ये आदमी की लड़ाई नहीं है, ये विचार की लड़ाई है। तो आपको क्या करना है कि किसी का ताला अगर लगा हुआ है तो वो तोड़वा देंगे अपन 19 के बाद। रही बात बाकी डॉक्यूमेंट्स की, जिसका ताला नहीं लगा हुआ है, देखो ऑक्शन हो गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। देखो वो हम जहां पे हम असहाय हैं वहां असहाय है, वहां हमारे को हम कई बार बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि यार हम मदद नहीं कर पा रहे, हमारे पास आदमी नहीं है संभालने वाले, काम कहां जाएंगे भाई। और कहते तो एक साथी ने तो मैसेज किया, तुमने पैसे भी ले लिए, हमारा काम भी नहीं करके दिया। भाई पैसे ले ले यार वापस अपने, तेरे पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग ये काम, समझे ना। हमारे पास आदमियों की कमी है, किसके ऊपर ट्रस्ट करें। जिसको आवेदन बनाने का काम देते हैं वो दुकान खोल लेता है अपनी। इतना लालच भर के पैदाइश, उनकी परवरिश इतनी कचरा हुई है यार, क्या करें। हमने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं लिया है, इतने सारे आवेदन हम तैयार कर चुके हैं। हम अंदर ही अंदर किसी का आवेदन तैयार नहीं कर सकते क्या? हमारे को नहीं आता क्या आवेदन तैयार करना? 50 करोड़ वाले का आवेदन तैयार करके 5 करोड़ अंदर मैं भी तो कर सकता हूं। हमने तो किसी का 1 रुपया नहीं लिया है, तो अपने कमीशन खाने पर लगा, हमको क्या मिलेगा? तो गोबर खा ले तू, हमको क्या मिलेगा? अरे यहां बात हो रही है कितनी बड़ी, तेरे को अपनी पड़ी हुई है। हाँ ठीक है, हमको संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब हम परिवार के तौर पर इकट्ठे बढ़ेंगे तो सबके होंगे यार, सबका ही इंतजाम हो जाएगा, क्या दिक्कत है। थोड़ा वेट तो कर लो, थोड़ा इंतजार तो कर लो, थोड़ा समय का देख तो लो कि कौन आदमी किस तरह से कितनी सच्चाई से आगे बढ़ रहा है। तो अभी के लिए बाकी लोग जितने भी हैं, जिसका कर्जा जिस पोजीशन पर भी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना लोन अकाउंट की स्टेटमेंट, क्या बोला मैंने, लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और बैंक का नोटिस। अगर बैंक का नोटिस नहीं आया हुआ तो उस जरूरत नहीं है, अदरवाइज लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और कुछ जानकारियां हैं जो मुकेश आपको भेज देगा। मुकेश का नंबर आप सबके पास है ना, आप इसको भेज दो, ये अपने आप जिसको भेजना होगा भेज देगा, करवा देगा आगे, समझ गए ना। आप वो जो भी बंदा आपको लोन अकाउंट की स्टेटमेंट भेजे वो आप वापस भेज दो कि ये वाली और भर के भेज दो डिटेल अपनी स्टेटमेंट में से देख के कि आप अपनी जानकारी, कितना लोन था, कितना भर दिया, इस टाइम पे क्या स्टेटस है, वो सारी जानकारी आपसे ले लेगा। वो लेके ये आगे भेज देगा, जिसको भी इसको बोलेंगे कि ये वाला केस इसको भेज दो, ये वाला केस इसको भेज दो, वो भेज के और फिर वापस जब बन के आएगा तो वो कैसे लगाना है, किससे क्या बात करनी है वो मैंने आपको बता दिया। किससे क्या बात करनी है, बैंक मैनेजर आपके पास आता है, बैंक का कोई भी अधिकारी आता है, आपने एक ही लाइन बोलनी है, भाई हमने आवेदन लगाया हुआ है, उसका जवाब दे दो, हम पैसा भरने को तैयार है। कोई अगर घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे, कानून है, वकील साहब बैठे हुए हैं, कानून है, आपके घर में आपकी इजाजत के बिना कोई घंटी भी नहीं बजा सकता। क्यों जी? बेल भी नहीं बजा सकता। घर में घुसना तो दूर की बात है, जिसने आपकी आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो या कोई बैंक का अधिकारी हो, अगर उसने आपके घर की बेल बजा दी, बाहर निकल के सिर्फ इतना पूछना है, बेल कैसे बजा दी तूने मेरी इजाजत के बिना, इतना ही पूछ लेना, इतने में ही निकल लेगा वो। अभी 112 पे कॉल करता हूं, बेल बजाने पे 112 पे कॉल कर दो तो पैसे तो मांगे ही नहीं सकता है। दूसरा नंबर, बेल नहीं बजा सकता, आपके घर में नहीं घुस सकता आपकी मर्जी के बिना। अगर घुस जाए आप उसकी टांगे तोड़ सकते हो, सिर फोड़ सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, आपको कानून कुछ नहीं कह सकता। क्यों जी वकील साहब? घर में घुसे हुए आदमी का जो मर्जी कर दो, कोई टेंशन नहीं, एक की टांगे तोड़ दो, कोई नहीं घुसेगा फिर किसी के घर में। पुलिस नहीं आ सकती। अगर पुलिस वाला बैंक वाले के साथ आया हुआ है, पुलिस वाले की आंख में आंख डाल करके सिर्फ इतना पूछ लो, भाई साहब, राकेश नाम है ना उसका, राकेश भाई तुम इसके साथ हो क्या बैंक वाले के साथ? सिर्फ इतना पूछ लो। बैंक वाले के साथ वसूली के लिए पुलिस नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। कानून है तो नहीं, कानून तो नहीं है जी, ये बता रहे हैं। कब्जा कराने के लिए भी नहीं आ सकती। अगर कब्जा कराने के लिए पुलिस आएगी तो भाई साहब पूरी फोर्स आएगी। 4 पुलिस वाले पुलिस नहीं होते, वो किराए के टट्टू होते हैं। वो सिर्फ पुलिस आती है ये देखने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर ना टूट जाए। आपको नहीं समझ में आ रही है? वो पुलिस वालों को थोड़ा बहुत बोटी खिलाते हैं, जैसे कुत्ते को खिलाया जाता है। सिर्फ वही पुलिस वाले आते हैं जो बोटी खाते हैं। पुलिस वालों को ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं,
सिर्फ वही पुलिस वाले आते हैं, वरना थानेदार के पास बैंक चिट्ठी लिखता है, थाना अध्यक्ष को चिट्ठी लिखेगा कि हम वहां कब्जा लेने जा रहे हैं, हमें लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के चांसेस हैं, तो थानेदार ड्यूटी लगाता है 3 आदमियों की कि तुम जाओ और देखना। पुलिस वाले सिर्फ खड़े होकर देखने के लिए हैं कि कुछ हो जाए तो तुमको क्या निर्णय लेना है। वो जबरदस्ती आपके मकान पर कब्जा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा होता है चुपचाप चाबी दे देना। उसमें लिखा होता है शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा दे देना। हम नहीं देते शांतिपूर्ण तरीके से, मकान तो हमारा है भाई, इतने सालों से रह रहे, हम नहीं देते, हम लड़ेंगे इसके लिए आखिर दिन तक। तो पुलिस वाला अगर वो जो 3-4 पुलिस वाले या 2-3 पुलिस वाले अगर आए हुए हैं, तो जो बैंक के अधिकारी हैं उन्होंने अगर पैसा तो दिया हुआ है तो वो बैंक वालों की फेवर में बोलेंगे, अगर पैसा नहीं दिया हुआ तो वो चुपचाप तमाशा देखेंगे। अगर वो बैंक वालों की फेवर में बोलें तो उससे सिर्फ इतना पूछ लेना तुम इनके साथ हो क्या, भाग जाएंगे वो, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करा दूंगा। अभी 112 नंबर पे फोन करो उसी टाइम कि पुलिस वाले हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, 112 नंबर आएगी वहीं पे, उन्हीं पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर कराओ। समझ गए ना, समझ गए? अभी तो पता लग गया यार, आप कर्जे में नहीं हो, वो कर्जे में, देना उनको पड़ेगा। अगर हमने वैध रुपए में लेना था, ये सुनील बैठा हुआ है, 27 लाख रुपए का लोन जब शुरू में टेस्टिंग किया, इसी पे किया हमने। सबसे पहले हमने गाड़ी का लोन टेस्टिंग कर लिया अपने टीम में से, गाड़ी नई भी लेके देख ली, पुरानी भी लेके देख ली, हाउस लोन पे भी टेस्टिंग कर लिया। इसका 27 लाख का था, इसकी गाड़ी भी लोन पर है, इसके घर के कागज गए हुए हैं, एक और लोन है इसका, टोटल 27 लाख है। अब वो बैंक मैनेजर कहते तुम्हारी गाड़ी उठा लेंगे, तो हम दोनों के दोनों चलते हैं, हम जाते हैं, आईसीआईसी बैंक से लोन है, बैंक के नीचे खड़े करके मैनेजर को, मैनेजर साहब गाड़ी नीचे खड़ी है, उठा लो, तुम्हारे बैंक के बाहर खड़ी है, औकात है तो उठा के दिखाओ। बैंक में यार ऐसे क्यों बोलते हो आप लोग, क्यों आपका सिविल खराब हो जाए? अरे अभी तो कह रहे थे तुम गाड़ी उठा लोगे, उठा के तो दिखाओ। बैंक आपकी गाड़ी नहीं उठा सकता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बैंक आपके घर पे जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता, ये उसका अधिकार नहीं है, बैंक नहीं कर सकता। बैंक जो कर रहा है वो सब कुछ इल्लीगल कर रहा है, सब कुछ इल्लीगल कर रहा है। सिर्फ गुंडे हैं जो रिकवरी वाले, वो हैं, उनके लिए गाड़ी में लट रखो। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, अभी अभी पिछले महीने ही शायद उसका वर्डिक्ट आया कि कोई रिकवरी वाला आपकी गाड़ी में, यानी जो गाड़ी उठाने आ रहा है वो गुंडागर्दी करने आ रहा है, तो गुंडे वाला तो गुंडे के हिसाब से होगा ना। तो मोटा सा एक वो रिकवरी वाला लट रखो आप भी, जैसे ही कोई गाड़ी रुकवाए निकाल लो बाहर, धड़ाधड़ सीधा ठोको और 112 पे कॉल करो, लूटने आए थे। 112 पे पहले आप कॉल कर दो ना, पहले कॉल आपने करनी है, बस ये ध्यान रखना, बस छुट्टी, बात खत्म, तो हो गई मुक्ति है। जिला अधिकारी को भी लपेटेंगे, चिंता ना करो, 19 तारीख को आओ वहां पे। जिला अधिकारी को भी सरफेसी एक्ट इसीलिए दिया गया है कि वो जल्दी से जल्दी कब्जा करवा दे। हाँ हाँ बोलो। थोड़ा सहयोग राशि दे दो। हाँ उनको 1 महीने पहले बोल दिया गया, हाँ 15 दिन पहले बोल दिया गया, और पूरे गांव को या जिनके भी ये काम किया भाई आप वहां पे आओ। हाँ हाँ, तो वो व्यक्ति आज से 5 दिन पहले से ना फोन उठाता है ना पैसा देता है। कोई बात नहीं। उनके साथ क्या किया जाए? देखो आपने कहा कि भाई तो ऐसे स्वार्थी लोग भी आएंगे, ये कोई पहचान तो नहीं सकते। ना 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 ना, आप बैठिए, मैं बताता हूं। देखो आपने सबकी मदद करनी है, सबकी, चोर है, लुटेरा। देखो सूरज जो होता है वो रोशनी देने से पहले पूछता नहीं है कि तुम कौन सी जात के हो, तुम चोर हो, ठग हो, क्या हो, वो सबको देता है। तो आप सूरज हो, ये मान के चलो, आपने सबका करना है, ठीक है। वो आपसे झूठ कितनी बार बोल लेगा? सिर्फ एक बार। हम यही तो चाह रहे हैं। मैं आपको पिछली बार बता रहा था ना, मैं वो एक साथी के 4.5 लाख रुपए उसकी जेब, उसके बैग में थे। मैंने बोला 4.5 लाख रुपए में एक चोर का पता चलता है तो सस्ता सौदा है भाई। हम तो उनके लिए जीवन देने को तैयार हैं यार।
हम तो आपके लिए जीवन देने को तैयार है। उसकी औकात 10,000 रुपए में पता चल गई, बढ़िया है, दोबारा तो नहीं आ सकता ना वो आपके पास। बस दोबारा रोते हुए आए तो उसको 5 गुना लेना उससे, सीधी बात है। अब दोबारा एंट्री नहीं है। देखो एक बार जो हमारे साथ ठगी कर गया, दोबारा एंट्री, दोबारा विश्वास कमाने के लिए तो भाई साहब उसको दोबारा विश्वास ऐसे थोड़ी कमाया जाता है यार। हम आंख बंद करके आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप हम पे भरोसा करके आपका ताला तोड़ दिया, आपको आपका घर दिला दिया, आप उसके अंदर एंट्री करवा दी, उसके बाद भी आप चौड़े होते हो। उनको नहीं मालूम है ये लड़ाई लंबी है भाई, अभी कोर्ट में जाना है, अभी और मुकदमे लड़ने हैं, तो उसके लिए सिरदर्दी नहीं लेनी। देखो हम सिरदर्दी ले रहे हैं अच्छे लोगों के लिए। आपने ली, आपको पता चला वो गंदा आदमी था, बस एक ही बार तो ली, कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही जेल जाने के लिए निकले हुए हैं घर से। तो गंदे आदमी के लिए जाओ चाहे अच्छे के लिए जाओ, जेल जाना पर्पज है अपना तो अपना तो टारगेट जेल जाना ही है? तो किसी के लिए चले जाना, हम चिल्लाएंगे ऐसे ही, तुम किसी के लिए चले जाना जेल तो इसलिए क्या है, उनको लगता है उन्होंने हमको ठग लिया, असल में वो खुद ही निकलते रहेंगे। तो इसलिए हमारी प्रायोरिटी पैसा नहीं है, हमारी प्रायोरिटी यह है कि देखो जब आपने ताले तोड़े तो 10 लोगों को और भरोसा आता है कि ये काम किया जा सकता है। वो भरोसा इंपॉर्टेंट है अपने लिए इंपॉर्टेंट वो चीज है, ठीक है ना। अपना जो पर्पस है वो क्या है, अपना पर्पस समाज के अंदर ये जागृति फैलाना है कि बैंक वाले फ्रॉड कर रहे हैं। देखो हमने ताले तोड़ दिए, हमने कितने ताले तोड़े हैं यार, ऑन रिकॉर्ड आपके सामने की बात है। हमने एग्जाम्पल सेट इसलिए नहीं किए हैं कि आप फोन करके हमको बुलाओगे ताले तोड़वाओ। अभी हमने वो टोल तोड़े ना, जब जिस टाइम पे किसान आंदोलन था, तो हम दोनों को, मैं और डॉक्टर अजय बलहारा, हम लोग घूमते थे, तो हमको टोल हंटर्स बोलने लग गए कि ये टोल हंटर्स हैं। कोई टोल है मतलब उसको तोड़ देते, बंद कराओ यहीं खड़े होकर के, बंद करो अभी कोई पैसा नहीं, खोलो इसको परमानेंट खोलो। अब हमारी वो वीडियोस खूब वायरल हुई, तो हमारे पास बैंगलोर से फोन आया, भाई जी, मैं कहा हाँ इधर बैंगलोर में एक टोल है, अभी बंद करा दो ना आकर के। हाँ भाई आऊंगा, थोड़ा टाइम निकाल के, बैंगलोर वाला भी टोल बंद। अरे ये इसलिए नहीं है कि तुम टोल बंद कराने के लिए हमको बुलाओगे, ये इसलिए हम तुमको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे तोड़ना है। ये इसलिए कि तुमको ये बता रहे ऐसे, ये एग्जाम्पल, ये वीडियोस हीरो बनने के लिए नहीं है, ये वीडियोस अपनी लाइक्स और व्यूज के लिए नहीं है, ये वीडियोस केवल इसलिए है कि हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये हो गया। अब सरकार क्या करेगी, सरकार जनता को ये दिखाएगी कि इनको जेल भेज दो, इनके खिलाफ FIR करा दो। हम तो चाहते ही वो हैं कि देखेंगे जेल जाने से क्या होगा, है कि नहीं। अभी वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आपका केस है यही सबका केस है, टेंशन नहीं लेने का। जिसका भी जो भी केस है, जिसके भी नोटिस आए हुए हैं, अपने दस्तावेज लगाओ, नोटिस, कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार दस्तावेज से चालू करो आप अपना काम। आप मुकेश भाई है ना, ये खड़े हो ना भाई, ये है, इनका नंबर सबके पास है क्योंकि आयोजक यही है, तो आप इनको कांटेक्ट कर लेना। ये हमको बताएंगे तो हम अपने आप बता देंगे किसको भेजना है, ठीक है ना। ये भेजते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सीरीज से जाएगा, अगर मान लो यहां से इनके पास जा रहा है, इनके पास से अपनी टीम के पास आएगा, अपनी टीम से वो आगे जाएगा, तो जब सुप्रीम कोर्ट में जाके आपका नाम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर में जाकर दाखिल होना है, लास्ट में मतलब ना, आखिर में वो यही बताएंगे। वो क्या है, जिसका जितना पेचीदा केस है उसके लिए कितने लोग लड़ने पड़ेंगे, वो वहां जब आपका नाम वहां जाता है, केस वहां जाता है, तो वहां से आता है कि इससे अभी शुरुआत की ड्राफ्टिंग का इतना पैसा ले लो, है ना। वो जितनी भी सहयोग राशि आती है वो वही बताते हैं, तो वो जितना भी आएगा आपका केस वाइज वो बता देंगे। मिनिमम से स्टार्ट करो, उसके बाद जब आपको यकीन हो, जब आप रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद आप मदद करते रहो ऐसे किसी आयोजन के अंदर। जिस साथी का आयोजन लगा हुआ था, जिसका आवेदन लगा हुआ है और उनको रिलैक्सेशन मिल गई है, आप में से है किसी का लगा हुआ आवेदन, किसी ने लगाया हो जो रिलैक्स हो गया हो, ये 2-3 शांति पड़ गई, हो गई ना शांति। बैंक वाले अब तो नहीं आते ना, फोन आता, बस फिर होगी मुक्ति। अब थोड़ी सी मदद ज्यादा कर दो यहाँ आयोजन में है कि नहीं भाई। जब सारी चीजें से मुक्त हो गई तो बात खत्म हो गई। गाड़ी उठाकर बाड़े में लेकर चले गए। देखो गाड़ी अगर उठाकर कोई ले गया है, हमने 2 ट्रैक्टर वापस दिलवाए हैं हरियाणा में, वो उठा करके ले गए थे, अपने बाड़े में खड़े कर लिया, हमने लोग ले जा करके खड़े किए, पंचायत की वहां पर धरना दिया। लगे तो हमको 2 दिन, लेकिन 2 दिन के बाद पंचायत में फैसला हुआ। जो एक केस था उसमें यह फैसला हुआ कि 4 किस्तें पेंडिंग थी उस किसान की, 70,000 की किस्त थी, 2,80,000 रुपया था। हमारे सुशील भाई हैं, उन्होंने ये मसला निपटाया था, तो उससे 2,80,000 रुपये का चेक उससे लिया,
जो रिकवरी वाला हेड था, तो उन्हीं के ऊपर डाल दिया हमने चारों किस्तें, और उनको बोल दिया कि 4 किस्तों के बाद में जब न्यू ड्यूज आएगा तो ये चेक ले जाना। हमने उल्टा उन्हीं को फंसा, यानी कि जो ट्रैक्टर उठाकर ले गए उन्हीं को 3 लाख जुर्माना ठोका हमने, है पंचायत में। लोग लेके बैठ गए हम दरवाजे के आगे। इसलिए तो कह रहा हूं सारी लड़ाई लोगों की है भाई। आपको अपना पड़ोस तैयार करना। गुंडागर्दी का तो इलाज गुंडागर्दी होएगी ना। देखो, हमने शांतिपूर्ण गुंडागर्दी करी, वो लोग ट्रैक्टर उठाकर ले गए जबरदस्ती, हम शांतिपूर्ण जाके बैठ गए उनके दरवाजे के आगे, और उन्होंने कहा हम यहीं पे धरना रहेगा परमानेंट जब तक इलाज नहीं हो जाता। हमने बोला तुम कौन से कानून के तहत उठा के लाए, पहले ये बताओ। उनके पास है ही नहीं जवाब, कोई कानून ही नहीं है उठा के लाने का। FIR कराएंगे तुम्हारे खिलाफ चोरी का, जबरदस्ती किडनैपिंग का। हवा निकल गई उनकी उसी टाइम पे। आपको ज्ञान युद्ध है ये, सिंपल फंडा। फिर से वही जानकारियां ले लो, किस कानून के तहत कौन सा नोटिस उनके पास होना चाहिए जब वो लेकर के आए, उनके पास क्या होना, क्या कोई कागज नहीं होता किसी के पास। गुंडागर्दी का इलाज मैंने बता दिया, लठ रखो, बाकी कागज अपने पास है ही है, बाकी कागज बैंकों के पास कोई जवाब नहीं है। तो आपको फालतू घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कागज भेजो, कागज का जवाब वो देगा। बैंक मैनेजर आपके पास आए, कोई भी आए, आपने सिर्फ इतना बोलना है, भाई मैंने कागज भेजा हुआ है, उस कागज का जवाब दे दे और पैसे ले ले, बात खत्म। और उस कागज का जवाब दे दे नहीं, उस कागज का सेटिस्फैक्टरी जवाब दे दे। मेरी तसल्ली होने, देखो तुमने जब हमसे लोन लिया था, हमने जब तुमसे लोन लिया तो तुमने हमारे पहले ITR मांगा, तुमने हमारे कागज मांगे, तुमने हमारे सब कुछ चेक किया, सिबिल चेक किया, तुमने हमारी औकात चेक करके हमको लोन दिया था कि हम लोन पे करने की पोजीशन में हैं कि नहीं। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मेरी पोजीशन बदल गई? क्योंकि तुमने नकली नोट छापकर बाजार में उतार दिए, तो मेरी परचेजिंग वैल्यू घट जाएगी, मैं उस लोन उतार ही नहीं पाऊंगा मेहनत करके। ये डिजाइंड लूट है, ये सिस्टमैटिक लूट है, ये सरकारों के साथ मिलकर की गई लूट है। जिस रोथस्चाइल्ड का मैंने जिक्र किया था, जो रोथस्चाइल्ड बैंकिंग सिस्टम को संभालता है, उनके पुरखे समुद्री लुटेरे थे, उनका काम ही लूट था। वो खानदानी लुटेरे हैं। वो राजाओं के साथ मिलकर क्या कहते हैं कि नियम हम बनाएंगे तो राज तुम करो। तो राज हमारे वाले करते हैं, नियम वो बनाते हैं जो लुटेरे हैं। तो वो लुटेरों का काम लूट ही है, उन्होंने आपका सब कुछ लूटना ही है। आप सोचिए, अगर आपके बैंक प्राइवेट हो जाते हैं, जिनके पास 99.9% लोगों की जमीनों के कागज पड़े हैं, तो बैंकों के पास मालिकाना हक चला जाएगा जमीनों का। और अगर बैंक अडानी के हो जाएंगे तो तो अडानी के पास चला जाएगा, और अडानी का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया तो जिसकी शेयर मार्केट है उनके पास चला जाएगा। शेयर मार्केट में कौन बैठे हैं? वही समुद्री लुटेरे। यानी कि वो जो लुटेरे पहले अंग्रेज भेज करके लूट मचाई थी, वही अंग्रेजें दोबारा से हमारे ही देश में बैठी सत्ताओं के थ्रू आपकी वो लूट को जारी रखे हुए हैं। असली जो लूट है वो कॉन्टिन्यूसली जारी रहेगी जब तक आप ये लूट बंद नहीं करोगे। आप जो आपके घर में जो पाइपलाइन दबी हुई है, जब तक आप उसको बंद नहीं करोगे तब तक ये नहीं होने वाला है। अभी फैक्ट्री जो सील कर दी है, कुड़की करने वाले हैं। देखिए, कुड़की करने वाले हैं, नहीं कर सकते भाई साहब आप कुछ। देखो, जो कागज का कार्रवाई तो कागजों में होगी ना। मतलब देखो, जहां पर हम असहाय हैं वहां असहाय हैं। हम ऐसे थोड़ी हैं कि ऐसे कर दिया तथास्तु हो गया समस्या का समाधान। ठीक है, 10-15 दिन का समय बोला है, तो आवेदन लग जाएगा। तो कुड़की जब होने वाली है ना, तो मैं आपको कुड़की के लिए तरीका बता देता हूं कि हमने एक आवेदन में ऐसा किया था कि जब नीलामी करने वाले थे तो हमने एक दिन पहले अखबार में छपवा दिया कि कल को बैंक हमारी इस फैक्ट्री की नीलामी करने वाला है और ये फ्रॉड कर रहा है बैंक, और ये कागज अभी भी हमारा ही मालिकाना हक है और बैंक नहीं कब्जा कर सकता, तो जो भी लेगा ये खुद ही जिम्मेदार होगा। हमारे कागज का जवाब दे नहीं रहा ना, तो हम अखबार में छपवा देंगे कि जो भी देगा, तो अपने आप ही छप जाएगा वो सारा कुछ। फिर उसके बाद कौन आएगा कुड़की पे उस पर बोली लगाने के लिए? कोई आएगा ही नहीं, सिंपल। ठीक है ना। तो आपको आवेदन लग गया है, तो उसके बाद जब आप कंटिन्यूअसली टच में रहोगे तो आपको मालूम पड़ा रहेगा कि अब क्या। हर किसी का अलग अलग केस है, तो घबराओ मत आप ना, नहीं समझे। जहां हम कुछ नहीं कर पाएंगे वहां हम कुछ नहीं कर सकते, जहां हम कर पाएंगे वहां हर हाल में हमारी कोशिश रहेगी आपकी जमीन, मकान, दुकान नीलाम ना हो, आपके पास ही रहे और आप ही उसको जीवन पर्यंत रखो और आप अपने लोगों को जोड़ते रहो, क्योंकि आखिर में आपको काम लोगों ने आना है। सिंपल बात यह है। और लोग जोड़ने का एक ही तरीका है, ईमानदारी से जोड़ो। बेईमानी से जोड़ोगे तो टूट जाएंगे,
ईमानदारी से ईमानदार लोग जोड़ते चलो, ईमानदारी की एक बड़ी फौज तैयार हो जाएगी। और ईमानदार लोगों की फौज से टकराने की औकात इन समुद्री लुटेरों की नहीं है। सिंपल, सिर्फ यही ध्यान रखना बस। अगर हम लोग बेईमान हो गए तो ही गड़बड़ होनी है, हमारे बीच में लुटेरे घुसे हुए हैं तो ही गड़बड़ होनी है, हमारा सत्यानाश वही लोग करेंगे। तो हमको सिर्फ वही लेयर अपनी जानकारी रखनी है बस, उसके बाद अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आपका आवेदन चला गया, बाकी सरदर्दी आपको बात क्या करनी है वो हमने बता ही दिया। बचा क्या समस्या, खत्म। कोई नहीं, आवेदन लगाओ आप। डीआरटी वाला केस बढ़िया है ना, हम तो सारे को केस को वहीं ले आएंगे। डीआरटी में चलना तो उसको कोई चक्कर नहीं, वो आवेदन हम लोग दे देंगे। बैंक जब आवेदन लेने से इनकार करे, अरे वो सब बताएंगे आपको, टेंशन ना लो, आपने अपने आप ट्राई करी होगी, वो कर देंगे हम, तो कोई बात नहीं। सब मैं ये कह रहा हूं, बैंक कितने रो लेंगे, लोगों की ताकत के आगे बैंकों की औकात नहीं है। आप अकेले जाओगे, बैंक मना कर देंगे। आप स्पीड पोस्ट से भेज दिया, बैंक ने लिख के भेज दिया, हम नहीं लेते, कोई बात नहीं लेते। जाओ 50 लोग जाके इकट्ठा होकर के, 4 गाड़ियां, लेता क्यों नहीं आवेदन? अरे जवाब कचरा तू दे दियो, तो जवाब मत दियो, तू जवाब उल्टा जो तेरे को दिल में आए वो दे दियो, आवेदन तो ले। ये तो मेरा हक है, कागज देना। तो मैं तेरे से कुछ मांग रहा हूं, तू मेरा सर्वेंट है, तू मेरा नौकर है, तू कैसे नहीं लेगा आवेदन? उसकी क्या औकात है? 4 लोग जाओगे जब, तो कल्ले कल्ले थोड़ी लगे। ये इसीलिए तो कह रहा हूं कि पड़ोस को हलवा हलवा खिलाना शुरू करो, खीर वगैरह खिलाना शुरू करो। ये चालू करना पड़ेगा आपने को ना, क्योंकि आपके काम आपका पड़ोसी ही आने वाला है और कोई नहीं आएगा। असली जो हमने जिस धारा को हमने तोड़ा है, उसी धारा को वापस हम बनाएंगे। जनता सरकार मोर्चा का पर्पस ही ये है। मैंने आपको सारी लगभग बातें बता दी हैं। अभी आपको 5 मिनट का हम लोग ब्रेक दे रहे हैं। उस 5 मिनट में आपने क्या करना है, जो आपके पास ये फॉर्म दिया है ये भर लेना। इस फॉर्म के पीछे आप, ये मीटिंग में ले रहा हूं दोबारा से, इस फॉर्म के पीछे आप ये लिख देना कि जो 19 तारीख वाली जो मीटिंग है उसके लिए आप क्या सहयोग कर सकते हैं। पैसा सहयोग नहीं है, ये ध्यान रखना। पैसे वाला तो ठीक है, वो तो जो आपको जरूरत पड़ेगी खर्चे की वो तो पड़ेगी, लेकिन असली सहयोग क्या है? आप भाषण अच्छा दे सकते हो तो गांव में जगाने के लिए निकल सकते हो, आप लोगों को जोड़ सकते हो तो आप उन लोगों को जोड़िए, आप लोगों को, अपने आप लोग जुड़े हुए हैं तो उनको लेकर के वहां कितने लोगों को आ सकते हो, आप क्या कर सकते हो उस लड़ाई के अंदर, आपका रोल क्या रहता है, आप लिखित बढ़िया है क्या, आपका स्टैंड क्या। आप तो आओगे ना सारे 19 तारीख को, है ना, और आप लेकर भी आओगे 5, 7, 10, 20, 50 लोगों को अपने साथ में, तो आपको ये लड़ाई, इसका रास्ता यही है बस, और कुछ नहीं है। तो आप और क्या कर सकते हो मैक्सिमम अगले जो 2 महीने अपने पास हैं, 2 महीने में तो आग लगा देंगे ना राजस्थान के अंदर ना, नहीं, और सच्ची वाली आग नहीं, मतलब दिलों में दिलों में आग लगा देंगे। तो ये अपने को है क्रांति की आग। हाँ तो ये है, हमारे पास एक फाइनेंस कंपनी के खिलाफ 50 लोग हैं, हम सब साथ हैं। हाँ वो तो अभी तो सारे साथ हैं, तो बहुत अच्छी बात, थैंक यू। जितने भी लोग हैं आप लोग उस पर लिखिए अपने पेज के पीछे, और 5 मिनट के बाद हमसे फिर दोबारा से आपके सामने मुखातिब होते हैं, जिसका जो भी सवाल का जवाब होगा वो हम देंगे। आपने कोई और सवाल पूछा